गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो सिंस लास्ट क्लास में बहुत सारा चीज हम लोग डिस्कशन किए थे। ठीक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ये सारा चीज डिस्कशन किए थे। एक चीज जो कि अब तक हम लोग करके करते आ रहे हैं, तो सिंस आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इवन पता है कि चैप्टर भी जो हम लोग अभी तक जो गैसेस स्टेट में पढ़ रहे थे, पूरा स्टार्टिंग में ही लिखे थे आइडियल गैस। सवाल है कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के जो लॉज हैं, जो लॉज थे, चाहे बॉयल्स लॉ था, चाहे चार्ल्स लॉ था, चाहे एवोगैड्रोस लॉ था, चाहे गे लुसैक्स लॉ था, ये सब ना सब के सब क्या है, कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड है। मतलब ये इन जनरल 100% वैलिड नहीं। किसी का भी जो लॉ है ना, ये सिर्फ लॉ है, ये 100% वैलिड नहीं है। तो सवाल है ये कब वैलिड होगा। हाँ, गुड इवनिंग अनुष्का। सवाल है कि ये कब वैलिड होगा। तो मेरे भाई कभी वैलिड नहीं होता। यानी सवाल है कि लॉ है तो क्या गलत लॉ था? नहीं मेरे भाई, लॉ भी गलत नहीं है, लॉ भी गलत नहीं है। लेकिन सवाल है जो कि हम नेचर में जो गैस देख रहे होते हैं आसपास में, उसका बिहेवियर इससे कुछ अलग होता है, उसका बिहेवियर इससे कुछ अलग होता है। ठीक है, यानी जो हम गैस देख रहे होते हैं वो रियल मायने में वो जो आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ रहे हैं ना, उससे अलग बिहेवियर होता है। ठीक है, ठीक है, उसका बिहेवियर अलग होता है, उसका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, सवाल है कि तो फिर क्यों पढ़ रहे थे उतना देर से? तो मेरे भाई ये कब पता चला, जब इसमें इस इक्वेशन में जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन है, तो इसमें जब वैल्यूज पुट किया जाने लगा, जो रियल गैसेस जो हम नेचर में गैसेस देखते हैं, तो वो वैलिडेट नहीं हो रहा, वो वैलिडेट नहीं हो पा रहा था। यानी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी गलत साबित हो रहा था। यानी जो हम अपने आस पड़ोस में डेली जो गैसेस देखते हैं ना, उसका बिहेवियर कुछ अलग है। और जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से चाहे प्रेशर निकालो चाहे वॉल्यूम निकालो, तो इससे अलग आता था, इससे अलग आता था, और रियल वाला एक्सपेरिमेंटली कुछ अलग आता था। सवाल है कि अब बड़ा कंफ्यूजन आ गया मेरे को कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो बोला गया कि इससे अब एक स्पेशल कंडीशन होगा, जब जो हम गैसेस देख रहे हैं ना, वो बिहेव करेगा आइडियल गैस की जैसा, आइडियली बिहेव करेगा, तब ये लॉज वैलिड होगा। तो सवाल है कि मेरे में हम एक चीज बता देना चाहते हैं कि कोई भी गैस उसको फॉलो नहीं करता, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कोई भी गैस इस दुनिया में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो नहीं करता है। तो जब ये बात, ये फैक्ट जब सामने आया, जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से मैच कराया गया, तब इसको लॉस को, सवाल है कि पीवी स्क्वायर एंड आरटी फिर गलत हो जाएगा तो गड़बड़, इतना दिन हम लोग पढ़ लिए और अब गलत बोल दे तो एग्जाम में नहीं आए तो मेरे में कोई मतलब नहीं रहा, फिर पढ़ते क्यों? तो सवाल ये है ना, इसको सही प्रूफ करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिया गया। क्या लिया गया? कुछ एजम्पशंस लिया गया। और मेरे भाई ये एजम्पशंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जेई में सीधा सीधा यही लाइंस उठ करके आते हैं। जो एनसीईआरटी में लाइंस लिखे गए हैं वही लाइंस आपके एग्जाम में आएंगे, टू कॉपी उठ उठ करके आएंगे, एकदम आए हैं और आएंगे इस टाइप का। इवन पता है, ये जो हम पढ़े अभी जो एजम्पशंस है, ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा, दोनों जगह पे पढ़ाया जाएगा। तो तो अब क्या चीज है, जो अजम्पशंस है, उस अजम्पशन को बोला जाता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कुछ अजम्पशंस को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, हाँ ये अजम्पशंस है। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वो अजम्पशन को कहते हैं, शॉर्ट में इसको केटीजी भी बोल देते हैं, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, आज का क्लास इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है और आएगा भी। इवन हमें तो ऐसा लगता है जो आपको टेस्ट पेपर होगा उसमें भी एक तो क्वेश्चन रहेगा, इस टाइप का चीज है। इससे एक तो पॉइंट उठ करके आ जाएगा और मेरे पास सब कुछ सही करेगा, ये भी जान लो। तो अब क्या चीज है, अब क्या चीज है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो जो हम लोग का फॉर्मूला था, उसको प्रूफ करने के लिए कुछ एजम्पशंस लिए गए, उस एजम्पशंस को नोट डाउन करेंगे। अच्छा, ये जो एजम्पशंस है मेरे भाई, ये तुमको सब सब एजम्पशंस समझ में नहीं आएगा, तुमको बड़ी अजीब सा लगेगा, बहुत अजीब सा लगेगा। तुमको लगा सर क्या लिख दिए हैं, ये ऐसा थोड़ी होगा। तुम कहोगे सर हमको आप आंखों में, आप आंखों में, मेरे आंखों के सामने आप धूल झोंक रहे हो मेरे आंख पे, ऐसा लगेगा तुम्हें कि सर आप क्या लिख रहे हो।
हम बोलेंगे ठीक है, क्या ये हम गलत लिखे? गलत भी नहीं है, वो सही भी नहीं है, वो एजम्पशंस है मेरे वजह से। कैसे करते हो, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, ऐसे करके एज्यूम करते हो तुम लोग। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी एजम्पशन है। हाँ, वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को प्रूफ करने के लिए एजम्पशन है। बहुत सारे एजम्पशन जो है कि आपको लॉजिकल भी लगेगा। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज डिराइव्ड, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज डिराइव्ड टू प्रूव all the all the आइडियल गैस लॉज। आइडियल गैस के लॉस को डिराइव करने के लिए कुछ एजम्पशंस है मेरे भाई, ये एजम्पशंस है। काइनेटिक थ्योरी जो है ऑफ गैसेस, ये एजम्पशंस है। हाँ, तो सवाल है कि इसके एजम्पशंस क्या क्या है। तो मेरे भाई एजम्पशंस अब हम लोग लिखेंगे कि यहाँ क्या एजम्पशंस, पॉइंट बना के लिखेंगे, फिर तुमको समझा देंगे, ठीक है। उसको हम पॉइंट बना के फिर समझाएंगे भी, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल है, कुछ चीजें इलॉजिकल है, ठीक है, मतलब कि एकदम मतलब झूठ ही बोला जा रहा है, इस टाइप वाला है मेरे भाई, ठीक है। मेरे भाई सबसे पहले क्या होगा, सुनना मेरी बातों को मेरे भाई, जब भी हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम एक चीज ऐसा बोल रहे हैं कि जिस जो भी आइडियल गैस है या जो कंटेनर के अंदर में मेरा गैस है, उसपे बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल है। ऐसा नहीं कि एक दो पांच चार, वैसा वाला नहीं, बहुत ज्यादा सारा लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं। यहाँ पर सब लॉजिक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है कि हम क्या मान रहे हैं। हम जिस रूम में प्रेजेंट है उस रूम में भी बहुत सारे गैसेस मॉलिक्यूल होंगे, हजारों हजार गैसेस मॉलिक्यूल होंगे, इनफिनाइट गैसेस मॉलिक्यूल होंगे, बहुत छोटे छोटे होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो जिस रूम में हम प्रेजेंट है, आप प्रेजेंट है, उसमें बहुत सारे गैसेस है, लार्ज नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, और सारे के सारे रैंडम मोशन में। तो इसी पॉइंट को हम लिख रहे हैं मेरे भाई, इस पे सब लॉजिक है, ऐसा नहीं है कि सब इलॉजिकल पॉइंट्स हैं। तो गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो गैस है उस पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, विच आर विच आर इन कंटिन्यूअस विच आर इन कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, ये बात तुमको पता है, इस पे तुमको फिर कंफ्यूजन भी नहीं लग रहा होगा कि हाँ सर, जिस रूम में प्रेजेंट है उसमें खूब सारे गैस है, सब के सब मूव कर रहे हैं, हमें इस पे कोई आपत्ति नहीं है। इवन पता तुम्हें कोई पॉइंट्स में आपत्ति तो नहीं ही होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा अजीब लगेगा कि सर ये क्या बोला जा रहा है मेरे भाई। अब दूसरा पॉइंट बोलने जा रहे हैं, सुनना उस बात को। एक पॉइंट तो बोले कि गैस बहुत सारे हैं और वो रैंडम मोशन में। मेरे भाई गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में होंगे तो कोलाइड भी करेंगे क्या? एक दूसरे से कोलाइड भी करते होंगे क्या? उसकी आंखें नहीं होती है, गैसेस मॉलिक्यूल्स की आंखें नहीं होती, तो क्या लगता है कोलाइड करते होंगे कि नहीं करते होंगे? करते होंगे, करेंगे। तो मेरे भाई वही पॉइंट को लिखने जा रहे हैं, जब रैंडम मोशन करेंगे तो ड्यूरिंग मोशन, अब तुम चाहो तो रैंडम मोशन लिखो, ड्यूरिंग मोशन गैस मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल्स collides with collides with each other collides with each other। क्या होते हैं मेरे भाई, जब गैसेस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से कोलाइड कर लेते हैं। ड्यूरिंग मोशन गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड्स विथ ईच अदर, वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं। और मेरे भाई एक बात याद है तुम्हें कि कॉलिजन की वजह से ही गैसेस में प्रेशर आते हैं, मास की वजह से नहीं आते हैं। ये लाइन बहुत पहला पहला दिन पढ़ाए थे, इसको याद है कि नहीं? और इससे क्या होता है, प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है, प्रेशर, ठीक है। ड्यूरिंग मोशन गैस मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद ईच अदर, और यहां से क्या होता है, प्रेशर ऑफ क्रिएट होता है, यहां यहीं से प्रेशर क्या होता है, क्रिएट होता है। तो ये लाइन हम आपको ऑलरेडी लिख चुके हैं। अच्छा, कोलाइड्स विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द एंड ऑल्सो विथ द वॉल ऑफ कंटेनर। मेरे भाई जो हम लोग का जो वॉल होता है उस वॉल से भी तो टकराते होंगे, ऑल्सो विद द वॉल ऑफ कंटेनर। यानी कंटेनर में हम बात कर रहे हैं, तो रूम में बात करो, जहां मन है वहां बात कर लो। तो ये गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं कोलाइड करते हैं, अपने आप में भी कोलाइड करते हैं, वॉल से भी कोलाइड करते हैं, तो इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होता है, प्रेशर जनरेट होता है। यहाँ पर ये बात एकदम सच है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये बात अभी तुमको दो लाइंस लिखे हैं ना, इसमें तुम बहुत सारी एजम्पशन थोड़ी है, तो सच बात कह रहे हैं,
अब हम लिख रहे हैं इस पे एजम्पशन क्या है मेरे भाई। यहां पे जो एजम्पशन है कि ऑल कॉलिजन्स आर परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, परफेक्टली इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर। सारे कॉलिजन इलास्टिक है। तुम कहो सर इलास्टिक का मतलब क्या होता है, तो सिंस अभी तुम लोग कॉलिजन चैप्टर एक फिजिक्स में है आप लोग का, सर सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर पे है, तो वहां पे बताया जाएगा, कोई लोग पढ़ा होगा, तो मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं ना, तो कोई जरूरी नहीं है जो बाउंस बैक करेंगे ना तो सेम स्पीड से करेंगे। एक ई डिफाइंड होता है वहां पे, क्या डिफाइंड होता है, ई डिफाइंड होता है, वो नाम याद नहीं आ रहा, इसेंट्रिसिटी मत समझ लेना, वो मैथ्स में होता है इसेंट्रिसिटी, फिजिक्स में ई बोला जाता है उसको, ठीक है। इलास्टिसिटी, इन इलास्टिक कॉलिजन, इलास्टिक कॉलिजन, इसका मतलब परफेक्टली इलास्टिक का मतलब ये आप समझना कि जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से वापिस आएगा, यानी स्पीड में चेंजिंग नहीं होगा। ये बात थोड़ा सा रॉन्ग है मेरे में, ये बात थोड़ा सा बोल सकते हो एजम्पशन है, यानी माना गया है। तो अब लगा होगा कि हाँ सर कोई जरूरी नहीं कि सेम स्पीड से बाउंस बैक करे, समझ आया। ये बात थोड़ा, यही लाइन एजम्पशन है मेरे। तीसरा पॉइंट मेरे में, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, बिटवीन टू, ये सब पॉइंट डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, मॉलिक्यूल जो होता है, द गैस मॉलिक्यूल, द गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये बात भी फैक्ट है मेरे भाई, तुम कह सकते हो सर सही बात तो है, एक जब तक टकराएगा नहीं तब तक उसका डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, जब तक नहीं टकराया तब तक वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा। यस, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यही वाला लाइन था जो परफेक्टली इलास्टिक है, ये आपको एजम्पशन मानना है, यानी सोचना है कि ठीक है होता होगा, ठीक है मेरे भाई। अब चौथा एजम्पशन क्या चीज है मेरे भाई, ये भी आपको अच्छा लगेगा जान करके। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स है अट्रैक्शन का, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस मॉलिक्यूल आर नेग्लिजिबल, गैसियस मॉलिक्यूल इज एज्यूम्ड नेग्लिजिबल। ये एजम्पशन है मेरे भाई, आपको ये बात एकदम अच्छी तरीके से पता है कि गैसेस गैसेस के बीच में जो होता है, एक सेकेंड भाई जी, एक फोन आ रहा है, ठीक है अर्जेंट है थोड़ा। तो क्या हुआ कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेग्लिजिबल मान लिए, लेकिन तुम सबको ये बात अच्छे तरीके से पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल में फोर्स लगते रहते हैं, गैसेस मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, फोर्स लगते रहते हैं। कौन सा फोर्स लगता है, वंडरवॉल फोर्स लगता है। गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में एक वंडरवॉल फोर्स लगता है, जो कि यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लिया गया, जो कि गलत है, यहाँ पे एजम्पशन है ये, ठीक है। हाँ, आयुष का रहा सर थर्ड पॉइंट को एक बार वापिस से बता दीजिए मेरे भाई। जब कॉलिजन होगा तभी तो डायरेक्शन चेंज होगा, अदरवाइज डायरेक्शन ऑफ मोशन में चेंजिंग नहीं आएगा। तो बोलते हैं कि हम लोग स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा, ठीक है। डायरेक्शन तो तभी चेंज होगा जब वो किसी से कोलाइड करेगा, मेरे भाई ये चीज हो गया मेरे भाई। ये बात अब हम बोलने जा रहे हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, volume occupied by gas molecule is negligible with respect to volume of container। मेरे भाई ये बात सच भी है, तुम कह सकते हो कि अगर गैसेस को ना, मेरे नालिनी क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल फोर्स लगते रहता है, लेकिन ये एजम्पशन है कि हम इसको नेग्लिजिबल बोल दें, कि हम ऐसा माने कि गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लगता ही नहीं है, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स लगता ही नहीं है, ये एजम्पशन है हमारा, ठीक है। तभी तो डिराइव होगा, हम पहले ही बोले। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा एजम्पशन है, ठीक ठाक एजम्पशन भी है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल विथ रिस्पेक्ट टू कंटेनर, कंटेनर का वॉल्यूम बहुत बड़ा है मेरे में। अगर गैसेस मॉलिक्यूल को दबा दोगे ना, अगर गैसेस मॉलिक्यूल को दबा दोगे तो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। गैसेस मॉलिक्यूल को दबा दोगे, कंप्रेस कर दोगे तो बहुत कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो दैट्स व्हाई हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मतलब उसके बीच में बहुत सारा स्पेस खाली होगा। लाइंस को मेरे ध्यान से सुनना, हम क्या बोल रहे हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं,
इसका मतलब क्या समझ में आता है कि गैसेस मॉलिक्यूल क्यों कंप्रेस होंगे मेरे भाई। अगर दो लोग को ये पेन को सटा करके रखिए, ये दोनों चिपका के रखिए, इसको दबाएंगे तो दबेगा क्या? नहीं दबेगा। अगर ये लोग दोनों के बीच में स्पेस खाली होगा तो दबेगा। इसका मतलब बहुत ज्यादा गैसेस मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो सकते हैं, तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, इसका मतलब बहुत सारा स्पेस खाली रहता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि गैसेस का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है, जो कि सच बात है, कोई गड़बड़ बात नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो ये कोई गलत बात नहीं है, तुम कह सकते हो कि हाँ सर अजम्पशन बिल्कुल सही है। ठीक है मेरे भाई, एक चीज और है कि लॉ ऑफ या न्यूटन्स लॉ लिखो। न्यूटन्स लॉज आर एप्लीकेबल आर एप्लीकेबल फॉर मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। मेरे भाई ये तो सही भी है बात कि न्यूटन्स का लॉ तो वैलिड होगा ही, मोशन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स। न्यूटन्स का लॉ तो बिल्कुल वैलिड होगा। ठीक है, न्यूटन्स का लॉ तो फेल होगा ही नहीं मेरे भाई। लॉ लॉ तो इन जनरल फेल होता नहीं है, लेकिन ये भी एक लॉ है, लेकिन इसको हम लोग कुछ एजम्पशन लेकर के डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, तो न्यूटन्स का लॉ बिल्कुल वैलिड है। अच्छा मेरे भाई, तो जैसे मान लो कि 10 स्टूडेंट्स है, सबका दौड़ने का स्पीड अलग होगा, सबका दौड़ने का स्पीड अलग होगा, लेकिन एवरेज स्पीड जो है मेरे भाई, एवरेज स्पीड हो गए, क्योंकि एवरेज पे कांस्टेंट नंबर होगा। तो सिंस मॉलिक्यूल्स भी का भी अलग अलग मॉलिक्यूल्स का अलग अलग स्पीड होता है। ठीक है, हो सकता है सेम हो जाए, हो सकता है कि सेम हो जाए, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम होगा ही, है ना। बोल सकते हो कि हाँ सर। तो क्या चीज है, गैसेस मॉलिक्यूल्स है, और सारे गैसेस मॉलिक्यूल का अलग अलग स्पीड है, लेकिन एवरेज स्पीड एक नंबर आएगा जो कि कांस्टेंट वैल्यू होगा। एवरेज स्पीड एक कांस्टेंट नंबर आएगा जो कि एक वैल्यू होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। हाँ, लेकिन आपको पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैसेस मॉलिक्यूल का स्पीड बढ़ेगा। तो क्या किसी एक का बढ़ेगा या सबका बढ़ेगा? तो तुम कहोगे सर सबका बढ़ेगा, तो एवरेज स्पीड भी बढ़ेगा। ऐसा सोचो कि एक टेस्ट हुआ जिसमें सबका मार्क्स कम आया, तो एवरेज मार्क्स भी कम था, एवरेज मार्क्स भी कम था। लेकिन अगर सबका टेस्ट में मार्क्स ज्यादा आ गया तो एवरेज मार्क्स भी तो ज्यादा होगा। तो यही चीज है मेरे में, क्या होगा कि हर मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज काइनेटिक एनर्जी सबका सबके लिए बराबर होगा। तो ईच मॉलिक्यूल मे हैव, ये भी बात एकदम लॉजिकल है मेरे में। मे हैव का मतलब सेम भी हो सकता है, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। ये तो एक कांस्टेंट ही होगा मेरे भाई, हमेशा एवरेज का मतलब कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, एट ए गिवन टेम्परेचर, किसी एक टेम्परेचर में ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ये बात को हम आगे चल के थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आगे चल के इसको। इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर एंड इज and is proportional and is proportional to temperature। हाँ, टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? इन केल्विन। जाहिर सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। तो आई होप जो ये लाइंस लिखा गया इस पे किसी को भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया कि जो आपको अजीब सा लगे। हाँ, बोल सकते हो कि फोर्स को नेग्लिजिबल मान लिया, ठीक है सर, मान सकते, कोई दिक्कत तो नहीं, मानने में क्या जाता है। और सारे कॉलिजन को इलास्टिक माने, मेनली तो यही दो एजम्पशंस है, इसके अलावा तो कोई एजम्पशंस ही नहीं है। बाकी को तो बोला जा सकता है एकदम सर, एकदम बिल्कुल लॉजिकल। ठीक है, आया बात समझ में। अब यहां से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम डिराइव करेंगे। एक बार जल्दी से बताओ, ये लाइन सारे क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, या कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो मेरे भाई। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, और क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, तो सिंस 7 वाला एक बार थोड़ा जल्दी, लेकिन एक बार में समझने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग फिर से पीछे हो रहे हैं, हम लोग फिर से पीछे हो रहे हैं। तो ध्यान से सुनो, क्या हो रहा है कि मेरे भाई, सब हम लोग मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, 10 का दौड़ने का स्पीड अलग हो सकता है, मे भी सेम हो जाए, तो सेम होगा, लेकिन एवरेज स्पीड क्या होगा? सेम ना होगा। एवरेज स्पीड तो एवरेज होता है, सबका निकाले मिला करके निकाला जाता है। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स का भी एवरेज स्पीड एक वैल्यू होगा, कांस्टेंट होगा।
सबका सेम होगा। लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल्स का स्पीड बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो एक फिक्स टेम्परेचर में ये कांस्टेंट होता है। हाँ, अब मेरे भाई क्या चीज है, अब एक छोटा छोटा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, वेलोसिटी से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप का वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई वेलोसिटी, वेलोसिटी, अब हम लोग वेलोसिटी, तुम बोलो सर वेलोसिटी तो फिजिक्स में पढ़ते थे, आप केमिस्ट्री में कहां से वेलोसिटी वर्ड यूज कर लिए, आपको तो स्पीड बोलना चाहिए था। अरे मेरे भाई सब यहाँ पे भी स्पीड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अगर एवरेज स्पीड बोले, अगर एवरेज वी एवरेज एवरेज स्पीड बोले, अगर मान लो कि मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, लेट्स से एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, किसी का वेलोसिटी v1 है, किसी का वेलोसिटी v1 है, किसी का v2 है, किसी का v3 है, इस तरीके से n मॉलिक्यूल्स है, सबका वेलोसिटी अलग अलग है, सबका वेलोसिटी अलग है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 डॉट 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 n मॉलिक्यूल्स हो गए तो n, और टोटल मॉलिक्यूल से डिवाइड दे देंगे। मेरे भाई इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तुमको अच्छे तरीके से समझ में आया सही, तो हलवा चीज आप क्या पढ़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं क्या सर आप, तुम्हें ऐसा ही लगेगा। तो ये एवरेज वेलोसिटी हो गया, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी हो गया। अब क्या बात करेंगे, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी बात करेंगे, आरएमएस वेलोसिटी बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब तो पहले समझो कि आरएमएस का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर, मेरे भाई इसको मीन वेलोसिटी भी बोला जा सकता है, मीन वेलोसिटी भी बोला जाता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी बोल सकते हो, रूट मीन स्क्वायर, और वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी, इसको शॉर्ट में आरएमएस बोला गया, रूट मीन स्क्वायर। मतलब इसका मतलब एक तो एवरेज हुआ, इसको हम एवरेज मीन, मीन वेलोसिटी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मीन वेलोसिटी बोल सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर, रूट अभी हटा दो, अभी रूट हटा दो मेरे, ठीक है, अभी रूट क्या करो, हटा दो, मीन स्क्वायर, इसका मतलब क्या है मेरे भाई, क्या करो ना, इस वेलोसिटी का ना स्क्वायर करो, सारे वेलोसिटीज का स्क्वायर कर दो, सारे वेलोसिटीज का स्क्वायर करो, स्क्वायर का मीन निकालो, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी का मीन, इसका मतलब है स्क्वायर वेलोसिटी का, स्क्वायर वेलोसिटी का मीन निकालो, का मीन वैल्यू। समझ आया, यही बड़ा कंफ्यूजन हो, तो लाइन का अंग्रेजी उल्टा लिखा रहता है, तुम समझते हो उल्टा है, क्या लिखा भाई, स्क्वायर वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन निकालो, वेलोसिटी का स्क्वायर का मीन निकालो, तो जितना स्क्वायर कर दिया नंबर जितना होगा उतना से डिवाइड देंगे, तो ये स्क्वायर वेलोसिटी का मीन हुआ, स्क्वायर वेलोसिटी का मीन हुआ, लेकिन ये नहीं बोल रहा है रूट मीन स्क्वायर, इसका रूट चढ़ाओ, इसके अंदर में रूट चढ़ाओ, क्योंकि डायमेंशन जब मिलाओगे तो v1 स्क्वायर का मीटर पर सेकंड स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकंड, तो वी आर एम एस ऐसे डिफाइन होगा, वो गड़बड़ है, कोई बोलता है ना v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, नहीं, पहले तो स्क्वायर करो वेलोसिटीज का, उसका एवरेज निकालो और उसका रूट चढ़ाओ ताकि यूनिट मैच करे, अदरवाइज यूनिट v1 स्क्वायर v के बराबर नहीं हो सकता है। तो ये लाइन सब समझ में आना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है और मेरे भाई आरएमएस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एक सेकंड मेरे भाई, तो यहाँ पे आरएमएस वेलोसिटी का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, आरएमएस वेलोसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये सब समझ में आना चाहिए अच्छे तरीके से, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमको डिराइव करना है, अब हमको डिराइव करना है कि जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन था, उसको हमको किसी भी तरीके से डिराइव करना है।
ठीक है, तो कैसे डिराइव होगा इस बात को अब तुम्हें समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्यूबिकल ब्लॉक ले रहे हैं मेरे भाई, एक क्यूबिकल ब्लॉक ले रहे हैं ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, ठीक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक ले लिए मेरे भाई। ये तुम अभी क्यूब नहीं लग रहा होगा, अभी तो मेरे भाई ये तो स्क्वायर लग रहा होगा। अब तुमको लगेगा ये क्यूब बना रहे हैं। हाँ सर, अब लगता है हमें कि ये क्यूब जैसा है। ठीक है मेरे भाई, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, और ये एक एक्सिस है। ऐसा ही ना होता है मेरे में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। लेट से इसको जेड एक्सिस ले लिए, इसको एक्स ले लिए, इसको वाई ले लिए, वैसे किसी को भी कुछ भी ले सकते। चलो तुमको लग रहा होगा नहीं सर ऐसा मत लीजिए, अच्छा नहीं लग रहा है हमें। एक्स लेते थे, इसको इसको लेते थे, वाई लेते थे, इसको जेड लेते थे। लो मेरे भाई, कोई फर्क पड़ता है थोड़ी, इससे कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है कि तुम किधर ले रहे हो किधर नहीं ले रहे हो एक्स वाई जेड को। मेरे भाई कोई भी एक मॉलिक्यूल है, कोई भी एक मॉलिक्यूल है जो स्पेस पे, स्पेस का मतलब समझो, क्यूब के कहीं बीच पे है, क्यूब के कहीं बीच पे है। ठीक है, क्यूब के कहीं बीच में है, और उसका वेलोसिटी जो है u1 है, उसका वेलोसिटी कितना है, u1 है। कोई भी एक मॉलिक्यूल है जो स्पेस के बीच पे है। अच्छा हाँ, सिंस ये सब हम बता देते हैं, ये एजम्पशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका डेरिवेशन जो अभी करने जा रहे हैं कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ये सिर्फ हम अपने खुशी के लिए तुम्हें डेरिवेशन करा रहे हैं। अगर समझ आ गया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, इस डेरिवेशन से आपका जो सवाल आएगा हम सब बता देंगे कहां से प्रश्न आएगा आपका। ठीक है, चलो मेरे भाई, एक मॉलिक्यूल है जो u1 वेलोसिटी से चल रहा है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल है जो u2 वेलोसिटी से चल रहा है, कोई तीसरा मॉलिक्यूल है जो u3 वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है मेरे भाई, कोई स्पेस में है, तो मेरे भाई कोई भी एक, हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे तो कोई भी एक पार्टिकल को स्पेस में एज्यूम किए थे, और उसका डिस्टेंस अगर r था, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस r था, तो हम लोग क्या करते थे मेरे भाई, निकालते थे उसका वैल्यू। लेट से इस मॉलिक्यूल का स्पीड u1 है, इस मॉलिक्यूल का स्पीड u1 है, इस मॉलिक्यूल का स्पीड u1 है, तो एक z कंपोनेंट आएगा, एक x कंपोनेंट आएगा, और एक y कंपोनेंट आएगा, है ना। तो वेक्टर में देखे थे, जनरली इसको जेड ले सकते थे, इसको वाई ले सकते थे, चलो उसको ही चेंज कर देते क्योंकि वहां पर जो वाई लिए थे इसको लिए थे, और इसी को जेड लिए थे, इसी को जेड लिए थे। तो इस तरीके से ले लिए, इस तरीके से ले लिए। स्पेस में पॉइंट है, हाँ जेड एक्सिस के साथ ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है, ये भी डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। खैर अभी ज्यादा नहीं बात करेंगे। तो जो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में है उसको यू वाई बोल रहे हैं। कौन कंपोनेंट आएगा, u1 y भी बोल सकते हो, और जो x एक्सिस के अलॉन्ग है उसको u1 x बोलेंगे, जो y एक्सिस के अलॉन्ग है उसको u1 y बोलेंगे, और जो z एक्सिस के अलॉन्ग है u1 z बोलेंगे। तो ये z एक्सिस के अलॉन्ग थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना वैल्यू आएगा, u1 cos थीटा आएगा। वेक्टर पढ़े हो हमेशा मानते हैं आपको। इसके बीचों बीच इसका एक कंपोनेंट टूटता है, एक y एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, एक x एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। x एक्सिस से ये फाई एंगल बनाएगा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये फाई एंगल। इसका एक कंपोनेंट जेड एक्सिस के तरफ और एक नीचे आएगा। एक्स एक्सिस से ये फाई एंगल बनाएगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये 1 हटा सकते हो, यू वाई लिखो यू जेड लिखो चलेगा। तो u1 एक्स एक्सिस के अलाउंग उसी मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, u1 पहले तो उसका साइन कंपोनेंट आया होगा ये वाला में, और फिर उसका कॉस कंपोनेंट आया होगा कॉस फाई। सिमिलरली ui निकालोगे तो क्या आएगा, u1 साइन थीटा साइन फाई। हम इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम एटॉमिक स्ट्रक्चर इस टाइप का रिलेशन बात किए थे। मेरे भाई अगर यहां से निकालोगे u1 का वैल्यू कितना होगा ना, u1 तो सबको स्क्वायर करते चलोगे, सबको सबको स्क्वायर करोगे तो u1 का स्क्वायर फाइनली कॉमन निकल जाएगा, और ये आएगा ux स्क्वायर वही 1 का, uy स्क्वायर और uz स्क्वायर। हाँ ये उसी मॉलिक्यूल का एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसी मॉलिक्यूल को वाई एक्सिस के अलोंग उसका वेलोसिटी है, इस उसी मॉलिक्यूल का जेड एक्सिस के अलोंग। हाँ मैनाली इसको समझना जरूरी नहीं है, इसको समझना जरूरी नहीं है, अगर समझ में आ जाता तो अच्छी बात है, और नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, इसे सवाल आपका जो आएगा उसको हम बता देंगे। ठीक है, ये एंगल सिंस अभी हम क्लास में रहते हैं ना तो आपको ज्यादा अच्छा से फील करा देते हैं, लेकिन क्लास नहीं है, क्लास तो नहीं है, अब क्लास नहीं है बाबू तो क्या कर सकते हैं।
क्या कर सकते हैं, अब तो इसको हम दिखला नहीं सकते ना डायमेंशन कैसे हो रहा है एंगल, लेकिन फिर भी तुम सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एकदम इम्पॉसिबल, हम ये ऑलरेडी एंगल वाला डिस्कशन कर चुके हैं पहले भी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ पहला मॉलिक्यूल इज जेड एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स ब्रेक किए हैं। कंपोनेंट ये स्पेस में बात हो रही है, ताकि गैसेस मॉलिक्यूल स्पेस में ट्रेवल करते हैं। हाँ, ये पहला मॉलिक्यूल का स्पीड है। इसी तरीके से दूसरा का निकालेंगे, तीसरा का निकालेंगे, चौथा का निकालेंगे। हम सिर्फ क्या बोले थे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम लोग कितना ले लेंगे, एन। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना ले लेंगे, एन ले लेंगे। बहुत सारा मॉलिक्यूल्स हम ऐसा मान लिए, कितना सारा मॉलिक्यूल्स है, एन मॉलिक्यूल्स है। यूएक्स लिख लो यहाँ पे, थोड़ा सा चाहो तो इलाबोरेट कर लो। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल वन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इसी तरीके से यूआई जो हो जाएगा वो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, वो यूजेड हो जाएगा। हाँ, ये डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा ना, एग्जाम में आएगा डेरिवेशन आप, लेकिन इससे कुछ रिजल्ट्स बीच बीच में डिराइव होते हैं, इसीलिए करवाना पड़ता है, नहीं तो कराते भी नहीं, ठीक है। वो रिजल्ट्स को हम फाइनली नोट बना के लिख भी लेंगे। नहीं भाई, मोमेंटम का मतलब जानते हो तुम लोग क्या, मोमेंटम का नाम मतलब क्या होता है, फॉर्मूला मोमेंटम का, एम इंटू वी होता, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। तो कंसीडर, अभी हम कंसीडर करने जा रहे हैं, फिर इसी तरीके से कंसीडर मोशन ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स डायरेक्शन, अलोंग एक्स एक्सिस। हाँ, ऐसा नहीं कि वाई एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग नहीं हो रहा है, ये नहीं बोल रहे। अभी हम पहले एक्स को लेंगे, फिर सिमिलरली वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। मोशन ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, अभी हम ऐसा एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे, फिर वाई के करेंगे, फिर जेड के करेंगे, वैसे करना नहीं पड़ेगा, एक को करेंगे अपने आप सब समझ में आ जाएगा। तो मेरे भाई मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम बिफोर, जब जा रहा है मेरे भाई कितना स्पीड से जा रहा होगा मोमेंटम, ये देखो मेरे भाई हम ऐसा मान रहे हैं कि ये केवल अभी मॉलिक्यूल वॉल से कोलाइड करेगा, ठीक है। अभी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल का मानने लगेगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगा, तो केवल क्या मान रहे हैं कि वॉल से कोलाइड करेगा। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, तो मेरे भाई मोमेंटम क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास एम है, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अलावा एम यू एक्स हो जाएगा, वेयर मास m इज इक्वल टू मास ऑफ, इन जनरल हम लोग ऐसा मान रहे कि सारे मॉलिक्यूल्स का मास m ही है, m1 m2 भी मान सकते हो, लेकिन जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशन करोगे उतना मुश्किल हो जाएगा डेरिवेशन। तो मोमेंटम बिफोर कॉलिजन mu(x) हो जाएगा। कोई बताएगा हमें मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, वॉल से, कॉलिजन के बाद वॉल से क्या हो जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल जाएगा, तो माइनस एम यू एक्स हो जाएगा। अगर पहले लेफ्ट से राइट चल रहा था तो यू एक्स था, अगर राइट से लेफ्ट चल रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस यू एक्स। इतना लो लाइन समझ में आता होगा। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, डेल्टा पी, ये चेंज इन मोमेंटम है, डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। तो मेरे पास मोमेंटम का चेंज जो आएगा मॉड में निकाल रहे हैं, मॉड का मतलब हो गया पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं, तो एम यू एक्स और एम यू एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 mu(x) आ जाएगा। हाँ, तुम कह सकते हैं अगर मॉड नहीं लेते तो निगेटिव वैल्यू देता, फाइनल माइनस इनिशियल, यस। अभी हम मॉड्यूलस में बात कर रहे हैं, तो 2 mu(x) हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम निकल गया। मेरे भाई हमें एक बात बताना, ये क्यूब है, इसका लेंथ एल है, ब्रेड्थ भी एल है, और हाइट भी एल है। हमें बताना इसको एक बार कॉलिजन किया, उसके बाद दोबारा कितना डिस्टेंस चलना होगा तो दोबारा वही सेम वॉल में कॉलिजन करेगा। मेरे भाई एक बार वॉल में कॉलिजन किया, फिर कितना डिस्टेंस उसको ट्रैवल करके वही सेम वॉल में कोलाइड करना पड़ेगा।
तो अगर एल चल के गया था, मान लो यहाँ पे कोलाइड किया या इस साइड में कोलाइड किया, तो अब कोलाइड करके पहले इधर जाएगा और फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। तो मेरे भाई तो कितना कितना चला, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच में। तो एल और एल, यानी कि पहला जब कॉलिजन किया उसके बाद 2L चलेगा, तब जाकर के दूसरा कॉलिजन होगा। डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो मेरे भाई तुम कहोगे सर 2L करेगा, 2L करेगा। ठीक है, लेट से इस वाले वॉल में कंटेनर हो, पहले कॉलिजन हुआ, फिर दोबारा आके इसी वॉल में कोलाइड करने के लिए उसको 2L चलना पड़ेगा। तो मेरे भाई टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब उसी वॉल में कोलाइड करने के लिए कितना कितना टाइम पीरियड में रिपीट होगा, कितना कितना टाइम पीरियड पे रिपीट होगा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू UT होता है। तो T इज इक्वल टू S अपॉन स्पीड, वेलोसिटी हो जाएगा, S अपॉन वेलोसिटी हो जाएगा। तो डिस्टेंस 2L चला और वेलोसिटी कितना था मेरे भाई, तो X एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी था वो कितना था, UX था। X एक्सिस के अलोंग का बात करें भी, केवल एक डायरेक्शन में सबका लोगे तो फंस जाओगे, बहुत दिक्कत है मेरे, इतना आसान नहीं। बाद में उसको कंसीडर करेंगे Y एक्सिस Z एक्सिस को। टाइम पीरियड इतना हो गया मेरे भाई, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, टाइम पीरियड, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम 2mux, और टाइम कितना है मेरे भाई, नीचे में टाइम है तो 2L इंटू ux पुट कर दो टाइम की जगह पे, टाइम पीरियड को इतना टाइम लग रहा है। और मेरे भाई चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम को फोर्स बोलते हैं कि नहीं बोलते, फोर्स इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है कि नहीं। तो मेरे भाई वही तो लाना चाहते हैं हम यहाँ से, कितना गजब डिराइव कर दिया, कहां से कहां रिलेट कर दिए, कहां से कहां रिलेट हो गया। तो मेरे भाई यहां से फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू 2mu² अपॉन 2L, तो 2 कट जाएगा, mu² बाई एल। हम फिर से बोल रहे डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं। इवन पता आज के बाद से इसको आपको रिवाइज भी नहीं करना, इस डेरिवेशन को, डेरिवेशन को आपको रिवाइज भी थोड़ी ना करना है। ये फोर्स आ गया मेरे पास। प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स, फोर्स कितना है, इतना है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये फोर्स हो गया, एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया स्क्वायर का, क्यूब का, क्यूब के लिए स्क्वायर एक डायरेक्शन में, तो इसका स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करोगे तो प्रेशर कितना आ जाएगा, mu²x बाई L³ आ जाएगा। ठीक है, mu² बाई L³ आ जाएगा। सही है, कहीं से कोई कंफ्यूजन तो किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि बहुत दिक्कत है मेरे भाई। तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे, ये केवल एक मॉलिक्यूल का अभी तक बात कर रहे, कहीं से वो अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो हमें बता देना। ठीक है, थोड़ा बड़ा मुश्किल डेरिवेशन है मेरे भाई, इतना भी आसान नहीं है। तो ये मेरे में प्रेशर अलोंग एक्स एक्सिस हो गया मेरे भाई। नेट प्रेशर निकालेंगे, पी नेट निकालेंगे, तो एक्स एक्सिस के अलोंग प्रेशर, वाई एक्सिस के अलोंग प्रेशर, जेड एक्सिस के अलोंग प्रेशर, और मेरे भाई एवरेज बोल देंगे उसका, एवरेज mu² एक्स क्या लिखे हैं, एक है कि एल है, एल है, एल, ये एल है बाबू, सब एल है। पी नेट कितना होगा, तो हम बोलेंगे जितना एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, वाई एक्सिस जेड, क्योंकि स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, स्पेस में L³ है, ये सब एल है, ये 1 है, ये 1 है। अरे एरिया पुट किए है यार, 1 बाई, इसको एल यहां पे भी लिख सकते थे, समझ आया। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के तीनों के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, तो इसका एवरेज आएगा प्रेशर, इसका एक एवरेज प्रेशर आएगा। तो मेरे भाई क्या होगा, पी नेट इसका कितना होगा, हाँ पी नेट हो जाएगा, एम कॉमन ले लो, एम, L³ भी कॉमन ले लो और नीचे में 3 आ जाएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग UX², वाई एक्सिस के अलोंग UY² और जेड एक्सिस के अलोंग Z²।
और मेरे भाई इसी को तो बहुत पहले हम U1 स्क्वायर बोले थे, U1 स्क्वायर बोले थे। इसको प्रूफ करोगे तो U1 स्क्वायर आएगा, U1 स्क्वायर आएगा। तो मेरे भाई पी नेट कितना हो गया, mu1 स्क्वायर/3l³। ये एक मॉलिक्यूल का पी नेट है, ये एक मॉलिक्यूल का पी नेट है। सारे मॉलिक्यूल कितना होगा, दूसरा मॉलिक्यूल का वेलोसिटी u2 होगा, तीसरे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी u3 होगा, चौथे मॉलिक्यूल का वेलोसिटी u4 होगा। लेकिन सारे मॉलिक्यूल का मास को हम m ही बोले हैं, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो और फंस जाते हैं आकर। लंबा डेरिवेशन है, सिर्फ ये सब आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा। हाँ, इसका डेरिवेशन आपके एग्जाम में आएगा, बस ये आज भर पढ़ लो, उसके बाद नहीं देखने की जरूरत। ये तो कुछ नहीं मेरे भाई, तो ऐसा डेरिवेशन लास्ट ईयर कराए थे, मतलब दूसरे टॉपिक का, इस बार नहीं कराएंगे हम आप लोग को डेरिवेशन उसका, बड़ा लेंथी है मेरे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया, तो मेरे भाई टोटल प्रेशर, प्रेशर टोटल कितना होगा, तो मॉलिक्यूल 1 का प्रेशर, मॉलिक्यूल 2 का प्रेशर, तो mu1 स्क्वायर/3l³, ये पहला मॉलिक्यूल का। दूसरा मॉलिक्यूल का mu2 स्क्वायर/3l³। ये चलते रहेगा मेरे भाई, 3l³ चलता रहेगा, चलता रहेगा इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से चलते चलते mu(n)² आखिरी वाला मॉलिक्यूल और डिवाइडेड बाई 3l³, 3l³ होगा टोटल। मेरे भाई यहां से कुछ कॉमन निकालो, कुछ कॉमन निकालो। m/l³ को वॉल्यूम बोल सकते हैं कि नहीं मेरे भाई, l³ को एरिया इंटू लेंथ, स्क्वायर का वॉल्यूम l³ ही तो होता है। ये कॉमन ले लिए, u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un स्क्वायर। अब तुमको दिखाई देगा कि सर क्या गेम है, क्या गेम है। तो पी टोटल ये आ गया, पी टोटल ये आ गया। अब देखो क्या होगा मेरे भाई, याद है अभी थोड़ी देर पहले VRMS लिखे थे, VRMS, VRMS। तो मेरे भाई हम करते क्या है ना, इस पे क्या कर रहे हैं, n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड दे दिए, n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड, n मॉलिक्यूल से। अब तुम कहोगे सर ये स्क्वायर मीन वेलोसिटी का एवरेज है, स्क्वायर मीन वेलोसिटी का ये एवरेज है। तुम कहोगे m इंटू n/3v। ये लाइन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही वाला जो रिजल्ट अभी आएगा उसी को इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग बोलेंगे URMS, U बोलो या V बोलो, URMS का स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा, URMS का स्क्वायरिंग करोगे तो आएगा। इस V को इधर ले जा रहे हैं तो PV प्रेशर इंटू वॉल्यूम 1/3 MN URMS का स्क्वायर या VRMS का स्क्वायर, जो बोलने का मन। ये रिजल्ट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसको अच्छे से घेर लेना, ये रिजल्ट को अच्छी तरीके से घेर लेना मेरे भाई। आधा डेरिवेशन हो गया, अब कोई प्रोसेस में लेंदी नहीं है। किसको किसको ये डेरिवेशन पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, देखे थोड़ा, देखे कितना लोग को अच्छा लग रहा है। बहुतों को तो खूबसूरत लग रहा होगा, ये बहुत अच्छा लग रहा है सर, बड़ा लंबा स्टेप का डेरिवेशन कर रहे हैं। आयुष को 100% क्लियर है, वेरी गुड, समझ आ गया। तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग समझ में, हमें तो लग रहा था ना ऐसा कि हम आप लोग समझ नहीं पाइएगा, हमें तो ऐसा लग रहा था, बट आप लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। ये तो हो गया, ये P क्या है, प्रेशर है, ये P प्रेशर है। कोई पूछ सकता है ये V क्या है, वॉल्यूम है। 1/3 तो समझ में आ रहा होगा। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, किसी एक मॉलिक्यूल का मास है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और URMS समझ में आ गया होगा, URMS समझ में आ गया होगा। तो ये है, मान लीजिए यही पूछ लिया। हाँ, अभी हम URMS का एक दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको थोड़ी देर के बाद प्रूफ करेंगे, थोड़ी देर के बाद प्रूफ करेंगे। हम बीच में आपसे 5 मिनट का ब्रेक भी लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। URMS का जो फॉर्मूला होता है √3RT/m, इसको थोड़ी देर के बाद प्रूफ कर लेंगे। कोई टेंशन मत लेने लगना तुम लोग, कोई टेंशन लेने मत लगना कहां से आ गया ये, इसको प्रूफ करेंगे। इसको ले जाकर के पुट कर दो, इसको बता पुट कर देना, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कहां से आए अभी थोड़ी देर के बाद बात कर लेंगे। तो 1/3 मेरे भाई, एक मॉलिक्यूल का मास m है और टोटल मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स है, टोटल मॉलिक्यूल्स n मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, हम करेंगे अभी यहाँ पे गेम, तुम बहुत सारे गेम करिएगा। यस मेरे भाई, अभी तुम देखो, अभी रहने दो, URMS को बस पुट कर दो। URMS का स्क्वायर पुट करो तो 3RT/m, m मॉलिक्यूलर मास होता है, m क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है।
ठीक है। m क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। ये 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 3 3 कैंसल आउट हो जाएगा, 3 3 कैंसल आउट हो गया मेरे। ये मास ऑफ वन मॉलिक्यूल और ये mn क्या होगा, सारे मॉलिक्यूल का मासेस होगा, सारे मॉलिक्यूल का मासेस होगा, सारे मॉलिक्यूल का टोटल मास और मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड दोगे तो ये मोल्स बनता है या नहीं बनता है, हमको बस इतना ही बताना, ये मोल्स बनता है कि नहीं बनता है। टोटल मास, टोटल मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मोल्स बनता है मेरे भाई, यही तो मोल्स होता है मेरे भाई, यही तो मोल्स होता है, यही तो मोल्स होता है टोटल मास। तो मेरे भाई यही मोल्स है, तो एन आर टी, आर टी तो दिखाई दे रहा होगा, ये एन बन गया, ये एन मोल्स है। और देखते ही देखते तुम्हारे सामने पीवी इज इक्वल टू एन आर टी प्रूफ होता है यहीं पे, मुबारक हो। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा लेंदी प्रोसेस लगा होगा, लेकिन हाँ मैं तो है भी तो गजब। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन यहाँ पे ये डेरिवेशन अभी नहीं हुआ है, इसका डेरिवेशन थोड़ी देर के बाद करेंगे हम लोग। तुम्हें जान करके अच्छा लगा होगा, मजा भी आया होगा कि हाँ सर इस टाइप से भी होता है, यस ऐसे भी होता है। अब जो है इसके बाद हमारा जो डिस्कशन होगा वो काइनेटिक एनर्जी निकालने पर होगा। काइनेटिक एनर्जी कैसे अब निकालेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बोले, अब काइनेटिक एनर्जी पर थोड़ा बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का कितना होगा। तो तुम कहोगे सर हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो हाफ यू वन स्क्वायर होगा। नेट वेलोसिटी उसका कितना होगा, यू वन स्क्वायर, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सब के अलॉन्ग होगा, तो हाफ एम यू वन स्क्वायर। हम पूछेंगे दो मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, तो तुम कहोगे हाफ एम वन एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल अगर हम निकालना चाहें, काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालना चाहे तो तुमको सर हाफ एम को कॉमन ले लीजिए, यू वन स्क्वायर यू टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 यू एन स्क्वायर। तुमको सर ये पिछला जैसा बन रहा है, पिछला जैसा केस बन रहा है। यहाँ पे आप क्या करिए, एन से मल्टीप्लाई करिए, एन से डिवाइड दीजिए, तो ये यू आर एम एस का स्क्वायर बन जाएगा। गजब मजा आ गया। अब यहाँ पे आरएमएस का वैल्यूज पुट करो, सब पुट करो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से ये मोल्स बन जाएगा, ये मोल्स बन जाएगा, और यहाँ पे ये 3RT आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो कभी भी टोटल निकालने तुम्हें बोला जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल क्या होता है, 3/2 NRT। ये टोटल मत बोलो, एवरेज टोटल बोलो, क्योंकि एक तरह का ये एवरेज है ना मेरे भाई, इस वेलोसिटी ये सब एवरेज है। एवरेज भी बोल सकते हो, टोटल भी बोल सकते हो, बात बराबर ही है। ठीक है, तो एवरेज टोटल बोल सकते हो, ज्यादा बेटर लगेगा तुम्हें, बोलने में अच्छा लगेगा, थोड़ा खूबसूरत लगेगा तुम्हें। तो अच्छा से थोड़ा सा और अच्छा से लिख देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज टोटल सब एक ही है मेरे भाई, टोटल बोलो एवरेज बोलो यही ना होगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा, 3/2 NRT, वेयर एन मोल्स है, एन क्या है, मोल्स है, तो ये फॉर्मूला हम लोग का यूज होता है मेरे भाई, ये एन क्या है, मोल्स है। इसीलिए बोल रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, मॉलिक्यूल्स का अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगा, तो अलग अलग होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। एवरेज निकाल लिए, टोटल निकाल लिए, तुम एवरेज बोलो या टोटल बोलो, बात तो बराबर है। अब क्या करें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मोल गैस, एक मोल गैस का कितना होगा, तो तुम एन का जगह पे वन पुट कर दो, तो 3/2 RT हो जाएगा, 3/2 RT हो जाएगा। हम निकालना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, एक मॉलिक्यूल का निकालना चाहते हैं, एक मोल का इतना है, एक मोल में एन मॉलिक्यूल्स होगा, एक मोल में एन मॉलिक्यूल्स होगा, तो इसका मतलब एन मॉलिक्यूल्स का इतना है, तो एक मॉलिक्यूल्स का कितना होगा, 3/2 R/Na इंटू टी होगा कि नहीं होगा, R/Na इंटू टी होगा कि नहीं होगा। ठीक है, एकदम होगा, खुले में होगा। वन मोल इज इक्वल टू एन मॉलिक्यूल्स, ये हो जाएगा मेरे भाई। ये R/Na को बोल्ट्जमैन नाम के एक साइंटिस्ट ने अपने कांस्टेंट पर नाम दिया है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये 3/2 kT होता है, 3/2 kT होता है। ये के का वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो, ये के का वैल्यू भी निकाल सकते हो। ये के को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये के का जो होता है R/Na होता है,
R अपॉन एन ए, और ये K को बोला जाता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बोल्ट्जमैन जो थे वो सुसाइड कर लिए थे, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। इसका वैल्यू होता है ये K का वैल्यू 1.38 इंटू 10 का पावर -23 जूल्स पर केल्विन। याद रख सकते हो, नहीं भी याद रख सकते हो। आर का वैल्यू पता है 8.314 जूल्स में, और एन का वैल्यू पता है। नहीं, प्रूफ करते करते नहीं मेरे भाई, इसकी बातों को लोग मानना बंद कर दिए थे। क्या हुआ था ना, ये बोले थे जो पानी होता है ना, पानी, उसको छोटे छोटे गैसियस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जो पानी होते हैं, लिक्विड जो है, वो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। तो उस टाइम में लोगों को इसकी बातों में विश्वास नहीं हुआ। उन लोग कहने लगे तुम वाटर को तोड़ देते हो, गॉड ने कितना अच्छा वाटर को इतना सुंदर सुंदर बनाया है और तुम इसको तोड़ना चाहते हो। तुम क्या कहते हो, छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बना हुआ इतना खूबसूरत चीज। मेरे भाई इतना ही नहीं, बल्कि इनको एंटी रिलीजियस बोला जाने लगा, कि ये धर्म विरोधी है, इस टाइप का वर्ड यूज करने लगा, कि जाने लगा। मेरे भाई इसको मतलब टॉर्चर किया जाने लगा। मेरे भाई ये टॉर्चर करने की वजह से लास्ट में बोल्ट्जमैन जाके सुसाइड कर लेते। आज के जैसा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था कि वो बोलते सब विश्वास, अभी तो हम लोग को विश्वास हो जाता है ना, अभी तो विश्वास हो जाता है ना। अब क्योंकि अब तुम लोग सब सच लगता है, लेकिन मेरे भाई पहले लोग विश्वास नहीं करते थे ये सब चीजों को, कि मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, ये सब कुछ विश्वास नहीं करते थे। तो इस टाइप का केसेस हुआ था इनके साथ में इस टाइप का केसेस हुआ था, ठीक है। तो खैर जो भी हुआ हो, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा बड़ा काम दिया। आयुष के रेस्ट इन पीस। आगे की बात करते हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस देते हैं, तुम्हें एक दो प्रश्न बनाने के लिए देते हैं, फिर हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे। फिर 5 मिनट का हम ब्रेक लेंगे, ठीक है। हाँ, वीआरएमएस प्रूफ करना भी बचा हुआ है, अभी सब प्रूफ होगा। तो आपको क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई, अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन लो, थोड़ा ढंग का क्वेश्चन देते हैं मेरे भाई। दो क्वेश्चन देना चाहेंगे मेरे भाई, दो क्वेश्चन ले लो एकदम आराम से। T डिग्री √3 RT/m है, तो T वो तो समझ में आ गया होगा, M मॉलिक्यूलर मास है वहां पे, M मॉलिक्यूलर मास है, M जो है मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर टेम्परेचर 2T कर दिए डिग्री सेल्सियस में, तो ये VRMS2 हो गया। तो ऑप्शंस है कुछ मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए है VRMS1 इक्वल टू √2 टाइम्स VRMS2। वहां पे M मॉलिक्यूलर मास है, खैर यहाँ पे तो मॉलिक्यूलर मास का यूज नहीं पड़ेगा, गैस सेम है, गैसेस सेम है। RMS मेरे भाई VRMS यहाँ पे 1 और 2 लिखे है ना, ठीक है। VRMS1 is equal to √2 टाइम्स ग्रेटर लेस देन √2 टाइम्स VRMS2 है, √2 टाइम्स VRMS2 है। ऑप्शन नंबर सी है VRMS VRMS2 जो है ये ग्रेटर देन √2 टाइम्स VRMS1 है, VRMS1 है। और ऑप्शन नंबर डी जो है VRMS जो है VRMS2 जो है ये 2 टाइम्स VRMS1 है, ठीक है। बनाना क्वेश्चन को अच्छे से, आराम से, जल्दीबाजी में करोगे तो पक्का गलती हो जाएगा। एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, मेरे भाई यहाँ पे VRMS जो है, दोनों क्वेश्चन को बनाना है। 8 ग्राम ऑफ H2 गैस इज 200 मीटर्स पर सेकेंड है। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बताना है आपको, ठीक है। फुल स्टॉप, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जूल्स में बताना काइनेटिक एनर्जी एवरेज जूल में बताना, ठीक है। हम तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का। तो फर्स्ट वाले पार्ट का पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर सेकंड वाले पार्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है।
पहले फर्स्ट पार्ट का फिर सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कर दो इसको और इसको 2 कर दो, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ वन, ठीक है। तो टी डिग्री सेल्सियस है तो पहले तो उसको केल्विन में करो। तो Vrms1 जब करोगे तो कैलकुलेशन ये सब नहीं करना है यहाँ पे टेम्परेचर T+273 पुट होगा क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में होता है, और बाई मॉलिक्यूलर मास m हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर मास m हो जाएगा, ठीक है। ये आया Vrms1। Vrms2 जो होगा, यहाँ पे ऐसा भी तुम कर सकते हो, कुछ टी का वैल्यू सोच लो और आंसर सोचो। ऐसा भी कर सकते हो कि टी का वैल्यू सोचो, बेटर होगा वैसे ही सोचने पर। तो 2T+273 बाई एम। तो यहाँ पे ऐसा कुछ सोचो कि टी का वैल्यू सोच लो। लेट से टी का वैल्यू सोच लो 27 डिग्री सेल्सियस, लेट से सोच लो। तो यहाँ पर से क्या आएगा, तो ये √3r×300/m हो जाएगा। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 327 हो जाएगा बाई एम। तो मेरे भाई ये ऐसा नहीं है कि एकदम 300 का दुगना हो गया तो √2 टाइम्स हो जाएगा, नहीं मेरे भाई। Vrms1 तो छोटा तो है ही है, Vrms1 छोटा है, लेकिन इवन √2 टाइम्स तब होता जब ये 300 से 600 होता। तो √2 टाइम्स भी नहीं होगा और 2 टाइम्स तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो आपको यहां पर से क्लियरली दिख जाना चाहिए कि ऑप्शन नंबर बी ही सही है, बी सही है। लेट कर लिए, लेट टी इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा या कुछ टेम्परेचर लिख करके आएगा तो आपको इस तरीके से अप्रोच लेना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 ना, 1 था तो 2 का सॉल्यूशन, 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। Vrms दिया गया है आपको 8 ग्राम हाइड्रोजन का, इसका मतलब मोल्स आपको पता है, मोल्स है हाइड्रोजन का 4 मोल H2 है, 4 मोल H2 गैस है, ये पता चल गया आपको। Vrms दिया हुआ है 200 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। Vrms पता है तो डायरेक्टली तो काइनेटिक एनर्जी एवरेज में Vrms वाला भी याद रख सकते हो, लेकिन मेरे में वो मुश्किल काम है। हम लोग जनरली 3/2 nRT वाला याद रखते हैं, तो उसी से बनाओ। तो कितना आंसर, 800 नहीं आएगा, कुछ दूसरा आएगा। तो Vrms जो है आपका 200 लिखा हुआ है और ये √3RT/m, तो मॉलिक्यूलर मास होता है। m क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, और H2 गैस के लिए m का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो पुट कर दो। तो सिंस पुट करोगे तो क्या होगा, तुम चाहो तो नहीं भी पुट कर सकते हो, तुम चाहो तो क्या भाई पुट कर लो, तो स्क्वायरिंग कर दो मेरे पास। तो 200 × 200 इज इक्वल टू 3RT/m, ठीक है। टेम्परेचर भी नहीं गिवन है तो ऐसा ही रहने दो, यही रहने दो। आपको काइनेटिक एनर्जी एवरेज में ले जाके पुट करना है। तो एवरेज में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एवरेज होता है 3/2 nRT। तो 3/2 रहने दो, या 3RT के जगह पे, 3RT के जगह पे मेरे में ऊपर वाला वैल्यू ला के रख दो। 3RT की जगह में 2 2 4, 4 × 10⁻⁴ हो जाएगा, 10⁻⁴ हो जाएगा, इंटू m हो जाएगा, और स्मॉल n तो रहेगा ही, और बाई 2 रह जाएगा। 3RT/m की जगह पे ऐसे लिख दिए। तो कितना आसान कर दिए कैलकुलेशन। तुम लोग तो वैल्यूज पुट कर रहा हो, हमें अच्छे से पता है। तो 2 × 10⁻⁴ इंटू 2 मोल्स कितना आ गया, 4 आ गया, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हो गया, 16 × 10⁻⁴ जूल हो जाएगा। यही आंसर भी है, किलो जूल में आंसर लिखा हुआ है 160, जो कि सही है मेरे भाई, 160 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है मेरे भाई। एक क्वेश्चन है जो तुम्हें हम होमवर्क देना चाहते हैं, एक क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे तुम्हें होमवर्क देना चाहते हैं। तुम लोग बना लेना घर में, क्योंकि टाइम कम है और पढ़ाना बहुत कुछ है मेरे भाई। तो सिंस हम तुम्हें एक प्रश्न होमवर्क देने जा रहे हैं, एट व्हाट टेम्परेचर, एट व्हाट टेम्परेचर, फर्स्ट बताइए एक बार। आयुष घर में करके देखना, अपने आप बन जाएगा। 27 डिग्री, 100 डिग्री कुछ ले लेना वैल्यू, अपने आप दिख जाएगा। इसको बड़ा चीज नहीं है वो, अगर बड़ा चीज होता तो हम खुद बता देते। एट व्हाट टेम्परेचर, कभी कभी ऐसा होता है कि लगता है कि नहीं बन पाएगा, लेकिन बाद में तुम बनाओगे, सर तो बहुत आसान था, आप ठीक बोले थे, नहीं बताएंगे अभी।
ठीक है, एट व्हाट टेम्परेचर द VRMS ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ, बहुत बार ऑफ हो गया लगता है, चलो ठीक है ऑफ रहने दो, CnH2n। ठीक है, तो बताएगा हमें सेकेंड मेंबर CnH2n का कौन होगा, इज सेम एज दैट ऑफ Cl2 प्रेजेंट एट 627 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, VRMS को आपको सेम दिया गया है, आप बनाना घर में। ठीक है, हम इसका आंसर बता देते, बहुत ही हलवा सवाल है मेरे में, बहुत ही हलवा सवाल है। टेम्परेचर को खास करके ध्यान रखना, टेम्परेचर को केल्विन में दिया गया है कि डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, कुछ बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, इसका जो आंसर आएगा हम लिख दे रहे बस, क्या आएगा 562.5 और इसी टाइप का कुछ आंसर आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा केल्विन में आएगा, तो ये तो याद नहीं है हमें, इसी टाइप का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, निकालना अपने आप, हम लिख देंगे केल्विन डिग्री सेल्सियस। नहीं, C2H4 नहीं होगा सेकंड मेंबर जो होगा C3H6 होगा, यहीं पे एरर हो जाता है, अल्कीन है मेरे भाई, तो अल्कीन मिनिमम 2 कार्बन से शुरू होता है। ठीक है, आप लोगों का कहां गलती था वो कंफ्यूजन दूर हो गया। ठीक है, तो यहीं पर यही गलती होता है मेरे भाई, इस पॉइंट पे यही स्टूडेंट्स का गलती होता है। आई होप अब आपको गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको, कहां पे गलती कर रहे थे आप लोग, इसी वजह से आंसर नहीं आ सकता है आपका, इसी वजह से, और अदरवाइज आंसर आने का ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि जिससे आंसर नहीं आएगा, ऐसा कहीं भी रीजन नहीं फंसेगा आपका। आंसर निकाल लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में आएगा, मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, तो उतना स्पेस में मेरा सवाल भी बन जाएगा, उसका हम जवाब आपको भेज देंगे आज ही, PDF में आपको मिल जाएगा, कल मॉर्निंग में भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और मेरे भाई अब हम लोग बात करने जा रहे हैं मैक्सवेल मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। स्पीड लिख सकते हो, वेलोसिटी भी लिख सकते हो। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। ठीक है मेरे भाई, इन्होंने एक फंक्शन दिया, जैसे जैसे एक फंक्शन होता है ना मेरे भाई, जैसे मैथमेटिक्स में पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वेट कर दोगे जीरो से तो इक्वेशन बन जाता है। फंक्शंस, अब फंक्शन तुम लोग चैप्टर पढ़ ही लिया है मेरे को, तो एफ एक्स ये सब तो जान गया होगा तुम लोग ना, ये सब तो कोई बड़ा चीज नहीं है, तो हमको लगा कि आप लोग नहीं पढ़े हो, तो जैसा हमें याद आया कि आप लोग फंक्शन चैप्टर पढ़ लिए हो, तो मेरे भाई ये सब चीज में हम ऐसा मानते हैं कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इन्होंने भी एक मेरे भाई फंक्शन दिया और उसका कर्व प्लॉट किया। ठीक है, कर्व भी बनाएंगे हम लोग, फंक्शन दिया और एक कर्व भी प्लॉट किए मेरे भाई, FV। हाँ, ये FV क्या है, तो फंक्शन है वेलोसिटी के टर्म में। ठीक है, फंक्शन है, एक फंक्शन है जो वेलोसिटी के टर्म में है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन ऑफ एक्स है मेरे भाई, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। ये क्या बताता है हमें, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या लिख रहे हैं यार, एम होगा ये, मॉलिक्यूल्स है ये, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ मूविंग विथ वेलोसिटी v। हाँ, ये कहां से आया, इसका डेरिवेशन अपने बस का बात नहीं, पता कितना पेज का इसका डेरिवेशन होता है, कुछ 7-8 पेज का डेरिवेशन होता है मेरे भाई, अपने बस का नहीं, दूर रहने का, ये सबसे, ये सब के पाला में पड़े तो गए, पता चला कभी केमिस्ट्री नहीं सीख पाओगे। अपने को जो काम का चीज है, जो फंक्शन क्या है, वो अब हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, बड़ा लंबा डेरिवेशन है मेरे भाई इसका, m/2 पाई RT का पावर 3/2 v स्क्वायर, v इज द वेलोसिटी, e का पावर माइनस mv स्क्वायर बाई
2RT, mv²/2RT होता है। 4πm/2πRT का पावर 3/2 इंटू v²। ये v² बाहर में है मेरे भाई, ये बाहर में है सब, हाँ इसलिए पॉइंट लगा दिया। ऐसा नहीं कि 3/2 v² पढ़ दिया, वैसे नहीं पढ़ोगे तुम लोग, इतना तो हमें उम्मीद है तुमसे। ठीक है, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स। ये टोटल मॉलिक्यूल्स है, टोटल मॉलिक्यूल्स है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v है, मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v। तुम लोग अच्छा साफ साफ लिखना, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे में, कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होना चाहिए मेरे भाई। ये तो 4π तो कांस्टेंट होगा नंबर, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा, आर कांस्टेंट होगा। तो तुम कहोगे सर किसके वर्सेस किसको बनाना चाहते हैं मेरे में, तुम कहोगे सर किसके वर्सेस किसके बनाना चाहते हैं कर्व आप। तो मेरे में टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है, वेलोसिटी का बनाना चाहते हैं, किसके वर्सेस किसको बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v वर्सेस v। यानी ग्राफ दिखलाएंगे तब तुमको बोलते हैं ना, तुम लोग को लगता है कि सर लिख देते हैं ना तो ज्यादा अच्छा लगता है, तुरंत दिख जाता है, आप बोलते हैं तो कम दिखाई देता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी, इस वाई एक्सिस में जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v है, और ये एक्स एक्सिस में वेलोसिटी v है। ठीक है मेरे भाई, इसका मतलब ये y हो गया, nv क्या हो गया, y हो गया, और ये vx हो गया। समझ आ गया, ये y वर्सेस x किसके वर्सेस किसको बनाना है, fv नहीं बना रहे हैं, fv इंटू nt बना रहे हैं, fv इंटू nt बना रहे हैं। nv का मतलब वही ना हुआ मेरे भाई, ये सब कांस्टेंट है। v², x², v किस एक्सिस में है, x², e का पावर -x², e का पावर -x²। इस टाइप का कर्व हम आपको सिखाई दे कैसा बनता है, हम बोले थे याद रखना, इस टाइप का कर्व कुछ ऐसा बनाया हुआ दिखाई दे। कुछ याद आ रहा है मेरे भाई, कुछ याद है, तुम्हें कुछ बोलते नहीं हो तो हमें लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है या तुम क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। ऐसा कर्व बनाए थे ना एक दिन, हम बोले थे तुम्हें इस टाइप का कर्व बनेगा, हाँ याद आया। ओ टाइप करने का टाइम नहीं देते इसलिए आप लोग लिख नहीं पाते, सॉरी। चलो ठीक है मेरे भाई, ये कर्व बनता है ऐसा, x² e का पावर, ऐसा लिख लो, fx इज इक्वल टू x² e का पावर -x² x³ कुछ भी हो, यही वाला कर्व बनता है, यही वाला कर्व बनता है मेरा। बाकी सारा चीज कांस्टेंट है, ठीक है मेरे भाई। तुम लोग ऐसा पढ़े हो कि जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होता है उसका स्लोप 0 होता है, ऐसा पढ़े हो ना। हाँ मेरे भाई, यहाँ पे ये लाइन एक तो खींचे, इस लाइन का हमको स्लोप निकालना है। अच्छा तुम लोग ऐसा एक नाम सुने हो, इस स्लोप dy/dx को भी बोलते हैं, dy/dx को भी बोलते हैं स्लोप। हाँ मेरे भाई, इस बात को सुन लिए हो, मेरा मजा आ गया मेरे भाई। तो इस पॉइंट में डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v डिवाइडेड बाय dv इक्वल टू 0, dy/dx 0 हो गया, dy/dx को 0 कर देंगे, यानी इस लाइन का स्लोप जो होगा dy/dx अब 0 होगा। स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है, उसका स्लोप 0 होगा तो dy/dx 0 आएगा। बड़ा मजेदार चीज है मेरे में। अब तुमको जो आरएमएस ये सब लिखते थे ना, वो सब अब डिराइव हो जाएगा, यहां से सब डिराइव हो जाएगा। ठीक है, तुम चाहते भी होंगे सर आप सब डिराइव कर दीजिए हमें, सब यहाँ से यहाँ सब मिलता है, कुछ नहीं छोड़ा जाता है यहाँ मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे कैसे देखे, तुम लोग सर देख तो रहे, आप बार बार बोलते देखो, हाँ देखो मगर बोर्ड पर, ठीक है। तो मेरे भाई इसको डिफ्रेंशिएट कर देना, उसको इक्वेट कर दो 0 से, डिफ्रेंशिएट करो इक्वेट कर दो 0 से। अच्छा ठीक है, ये सब तो बात समझ में आ रहा है कि हाँ सर ये सब मैथमेटिक्स है। मेरे भाई हमको ये बताना कि ये वेलोसिटी है, ये सब वेलोसिटीज वैल्यू, ये सब वैल्यूज है ना मेरे भाई, ये सब वैल्यूज है वेलोसिटी का। ये क्या बता रहा है, इस वेलोसिटी वाला लेट से v v वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल्स कितना है, तो इतना है, इतना सारा मॉलिक्यूल्स है। या v1 वेलोसिटी, v2 वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल्स कितना है, तो इतना है, इतना है।
ऐसा ही ना होगा, N1 मॉलिक्यूल्स है, N2 मॉलिक्यूल्स है, ऐसा है ना। यही ना बता रहा है मेरे में कि V1 वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल्स N1 है, V2 वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल्स N2 है। तो मेरे भाई ये वेलोसिटी वाला, मेरे भाई ये क्या, ये जो वेलोसिटी है, ये अभी सब कुछ नाम लिखेंगे इस वेलोसिटी का, क्या इस वेलोसिटी वाला ही मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नंबर्स पे मिलेंगे क्या? ग्राफ देख करके बताओ तो, क्या इस वेलोसिटी वाले ही मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा नंबर्स पे मिलेंगे क्या? यस, यही तो गेम है मेरे भाई। इस वेलोसिटी वाला मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो मेरे भाई एक तो हम गए कंटेनर में, एक तो कंटेनर लिए, उसके अंदर में खूब सारा गैस मॉलिक्यूल है। तो मेरे भाई ऐसा क्या है, एक तो ऐसे पकड़े झपट्टा मारे एक तो मॉलिक्यूल को, उसका प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन वाला मिलने का चांसेस, उसका वेलोसिटी का वैल्यू सबसे ज्यादा क्या मिलने का चांसेस है, वी वाला कि V1 V2 की V3 V4, कौन वाला चांसेस है? यानी प्रोबेबिलिटी का बात हो रहा है, यानी कि हम गए एक स्टूडेंट, यानी सबसे ज्यादा स्पीड दौड़ने वाला जो है, ज्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स है, सबसे ज्यादा इस स्पीड दौड़ने वाला ज्यादा सारा क्लास में स्टूडेंट है। और मेरे एक तो स्टूडेंट को उठाए हम क्लास से, और हम बोले ना कि तुम्हारा स्पीड ये वाला होगा, इसका चांसेस बहुत ज्यादा है। यानी कि मोस्ट प्रोबेबल, इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी किसी मॉलिक्यूल को पकड़ो, उसका वेलोसिटी जो है मोस्ट प्रोबेबली ये वाला होगा, ज्यादा सारा मॉलिक्यूल्स का यही वाला वेलोसिटी है, तो इसको बोला जाता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। समझ आया? तो हम एक लाइन लिख रहे हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding a molecule, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ मॉलिक्यूल, ठीक है, कोई किसी मॉलिक्यूल का जो फाइंड करने का, विल हैव विल हैव विल हैव वेलोसिटी इक्वल टू VMP इज मैक्सिमम, इक्वल टू VMP इज मैक्सिमम, ठीक है, इसका चांसेस ज्यादा है, VMP का मिलने का चांसेस ज्यादा है। ये VMP क्या है? मोस्ट प्रोबेबल, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अच्छा मेरे भाई इस पॉइंट में जो है dy/dx का वैल्यू जीरो है, इस पॉइंट में dy/dx का वैल्यू क्या है? जीरो है। तो मेरे भाई हैविंग वेलोसिटी लिख सकते हैं, हाँ भाई विल हैव, हाँ लिख सकते हो, हैविंग वेलोसिटी इज इक्वल टू VMP, एकदम लिख सकते हो। अब आयुष तुम अंग्रेजी का मेरे से कंपटीशन करोगे तो हम हार जाएंगे, ठीक है, केमिस्ट्री का कभी करो मेरे से, ठीक है। आ, मेरे भाई तो dy/dx इक्वल टू जीरो, ठीक है, dy/dx को जीरो कर देंगे तो हमको वो वाला वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो मेरे भाई डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, आता होगा ना डिफरेंशिएशन तुम लोग खूब नहीं जानता होगा ना, चलो फिर भी चलो करते हैं, चलो कर लेते हैं मेरे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v और डिवाइडेड बाय dv, तो कर लो मेरे भाई, इसी इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है, जानते हो तुम लोग, तो कांस्टेंट वाले को बाहर कर लो। तो मेरे भाई कांस्टेंट nt तो कांस्टेंट ही है मेरे भाई, तो कोई मतलब ही नहीं करेगा, nt इधर चलाएगा, nt इधर चलाएगा राइट हैंड साइड में, 4 पाई कांस्टेंट है, m/2 पाई RT सब कांस्टेंट है मेरे भाई, सब कांस्टेंट। हाँ, u इंटू वी वाला लगेगा, u इंटू वी वाला लगेगा, तो v स्क्वायर को छोड़ो, e का पावर माइनस एक्स का e का पावर माइनस एक्स होगा, माइनस mv²/2RT इंटू मेरे भाई, इंटू भी करना पड़ेगा, जो कैसे होता है मेरे भाई, e का पावर -2x, 2 भी आता है बाहर ना, तो -m/2RT हो जाएगा। थोड़ा सा भूलने लगे हैं मेरे भाई सब, जो अब बहुत दिन हो गया है सब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते करते, तो इंटू हो गया मेरे भाई, हमको लग रहा है सही लिख रहे हैं हम। और बीच में साइन जो आता है प्लस का आता है ना, 20 का बीच में जो साइन आता है प्लस का आता है, तो अगर v स्क्वायर का करेंगे तो 2v हो जाएगा इंटू e का पावर -mv²/2RT, ये आएगा, इसको जीरो कर दो मेरे भाई, तो ये जीरो करोगे तो ये वाला टर्म तो कांस्टेंट टर्म जीरो कभी हो नहीं सकता, यही वाला टर्म जीरो होगा, तो कॉमन ले लो मेरे भाई, e का पावर mv²/2RT, 2RT, क्या क्या बचेगा, तो इससे बचेगा 2v बचेगा, यहां से क्या बचेगा, -mv²/2RT बचेगा,
हाँ, ये कौन सा वेलोसिटी आएगा? मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी आएगा। खैर डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है, यहां से पुट करो, मैंने इक्वेट करो, ये जीरो होगा नहीं, ई का पावर माइनस एक्स कभी जीरो नहीं होगा, तो 2v mp लिख देंगे इस वेलोसिटी को। तो m vmp का स्क्वायर, गड़बड़ हो गया यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 2v, सही तो लिख रहे हैं हमको लग रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, माइनस सही लग रहा है हमें तो, पूरा 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 सही लग रहा है। एम वी एम पी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, रूट अंडर नहीं मिल रहा है मेरे भाई, यहाँ पे v बचेगा, v भी कॉमन ले ले क्या? चेक करो सब कुछ सही है, जल्दी से चेक करके बताओ तो। वी स्क्वायर इंटू ई का पावर, इसको करते हैं फिर अंदर वाला पार्ट, अच्छा मेरे भाई 2v का भी तो होगा, इंटू 2v होगा। बड़ा गेम है मेरे भाई, तो यहां से इंटू 2v भी आएगा, तो 2 और v क्यूब हो जाएगा। अब सही है मेरे भाई, गजब, मजा आ गया। 2 कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे वी स्क्वायर का भी डेरिवेशन होगा, अंदर वाला पार्ट का भी जो डेरिवेशन होगा मेरे भाई, तो कांस्टेंट को छोड़ेंगे, वी स्क्वायर का कितना होगा? 2v होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, तो अब बहुत दिन हो गया ना मेरे भाई सब पढ़े हुए, तो अब भूलने लगे हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, तो 2RT बाई वी स्क्वायर का रूट करोगे तो 2RT बाई एम आ जाएगा। यही होता है मेरे भाई, अब फॉर्मूला हमको याद था इसलिए हमको पता चलने लगा था, पहले ही गलत हो रहा है कहीं। क्लियर है सबको कि मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिराइव हो गया? यस या नो, जल्दी से बताओ हमें। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिराइव हो गया, सब कोई खुश हो? एलएचएस में 2 VMP कैसे आया? ये वाला, इस इक्वेशन में क्या आयुष? इसमें 2 VMP एलएचएस, अरे इसको ये जीरो नहीं होगा, इसको जीरो कर दिया इक्वेट, और ये 2v को इधर लेते हैं राइट हैंड साइड, तो 2 VMP। ना तुम लोग मेरे से ज्यादा मैथमेटिक्स पढ़ता है और तुम मेरे से पूछ रहा है, ठीक है ठीक है। आई होप ये लाइन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर होगा, किसी को भी किसी भी टाइप का कंफ्यूजन है तो मेरे भाई पूछ सकते हो, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, इसी तरीके से आरएमएस वेलोसिटी निकाला जाएगा मेरे भाई, रूट मीन करना पड़ेगा किसका? स्क्वायर वेलोसिटी का। इस तरीके से डेरिवेशन करेंगे, तो मेरे भाई थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट कर देते हैं किस तरीके से निकलेगा, बाकी डिराइव नहीं करेंगे पूरा लंबा। मेरे भाई एक चीज याद है तुम्हें, एम एवरेज कैसे निकालते थे? एम एवरेज ऐसे निकालते थे, M1 x1 प्लस M2 x2 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलता था, याद आ गया होगा तुम्हें। तो मेरे भाई एवरेज वेलोसिटी भी एक होता है, मोस्ट प्रोबेबल एक एवरेज वेलोसिटी भी होगा। तो मेरे भाई अगर वी एवरेज निकालना होगा, तो मेरे भाई मॉलिक्यूल्स हैविंग V1 वेलोसिटी, कुछ मॉलिक्यूल जिसका V1 वेलोसिटी होगा, और उसका कितना नंबर्स पे है, उसका फ्रैक्शन, मेरे भाई मोल फ्रैक्शन, तो उसका नंबर फ्रैक्शन होगा। तो कैसे लिखोगे मेरे भाई? ये FV1 लिख सकते हो, FV1 लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटी, यही ना था मेरे भाई, एफवी का मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेलोसिटी v, तो यही तो हो गया मेरे भाई, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग विद वेलोसिटी v1। इसी तरीके किसी का v2 वेलोसिटी होगा, उसका वेलोसिटी इस तरीके से चलते चला जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए v इंटू एफ वी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, v इंटू एफ वी का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी v इंटू एफ वी का फंक्शन तुमको पता है, एफ वी का फंक्शन पता है, कहां से इंटीग्रेट करेंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो जीरो से इन्फिनिटी होगा, हाँ लिमिट भी रहेगा कुछ, समझ में आ रहा है? खूब सारा मॉलिक्यूल्स है मेरे भाई, खूब सारा मॉलिक्यूल है, जीरो से इन्फिनिटी, ये कर्व कहां पे जाकर टच करेगा हमें कुछ नहीं पता है, ये कर्व कहां से जाकर टच करेगा इन्फिनिटी में, ये एसिम्प्टोटिक कर्व होता है, सिंस आप लोग कोनिक सेक्शन पढ़ रहे हो तो पता होगा, कहां पे जाकर टच करेगा हम लोग को कुछ नहीं पता है, तो जीरो से इन्फिनिटी बोल दिए। एरिया अंडर द कर्व जानते हो मेरे भाई, एवरेज वेलोसिटी ही तो देता है, वही कर रहे हैं,
वही वाला कर रहे हैं मेरे में, कुछ नया काम नहीं कर रहे हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो। तुम ऐसा नहीं कि तुम्हारे बस का इंटीग्रेशन नहीं है कि जो नहीं करोगे। हम नहीं करेंगे, अभी हमको मन नहीं कर रहा है। और ये फाइनली इंटीग्रेशन करने के बाद जो सॉल्व करके आएगा, ये आएगा 3RT/πm आता है। ये याद रखना पड़ेगा, सिंस इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, मेरे बस का बात नहीं है। तुम कर सकते हो, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो V एवरेज इज इक्वल टू 3RT/πm आएगा। इसी तरीके से आरएमएस वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा। सिमिलरली इसी टाइप से जैसे ये मीन था, एवरेज वेलोसिटी भी एक मीन होता है, इसी तरीके से आरएमएस वेलोसिटी भी निकालेंगे, लेकिन रूट मीन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे उसको बता देते, हिंट कर देते हैं मेरे भाई, लेकिन हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, वो भी इंटीग्रेशन होगा। कैसे इंटीग्रेशन होगा, तो मेरे भाई यहाँ पे बस v1 स्क्वायर हो जाएगा एफ v1, v2 स्क्वायर इंटू एफ v2 हो जाएगा। यहाँ पे बस v का स्क्वायर आ जाएगा, इस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सबको समझ में आया कैसे हुआ है? यस या नो जल्दी चैट में बताओ, यस या नो जल्दी चैट में बताओ। नहीं बोलते हो तुम लोग? समझ में आए? बस यहाँ पे v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर इस तरीके से कर लोगे तो vrms बन जाता है। जरूरत नहीं है आपको डेरिवेशन करने का, बस हमको कॉन्सेप्ट सिखाना था कैसे आया। ये थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आसान होता है इसलिए कर दिए, वरना इसको भी हम नहीं करते। हाँ, ये सब डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला से सवाल आएगा एकदम, बिल्कुल बहुत आसान चैप्टर है, निहायत ही आसान चैप्टर है, ठीक है। कर्व भी बता दिए किस तरीके से कर्व बनता है, कर्व भी बता दिए हम आपको। कुछ हम आपको प्रश्न देना चाहेंगे मेरे भाई, थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको बना करके, फिर आप खुशियां मनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रियल गैस शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सर आप बोले थे नोट में फॉर्मूला लिखा रहे, अरे वो घेर तो दिए थे ना, पीवी इज इक्वल टू 1/3 MnV स्क्वायर वाला, RMS स्क्वायर वाला, वही वाला है, लिख लेना नोट में। अच्छा चलो एक बार नोट बना लेते हैं, तो छोटा सा नोट बना लेते हैं, सबके लिए लिख लेते हैं। चलो तो आयुष भी खुश हो जाएगा। चलो एक नोट बना लेते, इतना सारा फॉर्मूला आ गया, तुम भी कंफ्यूज हो रहोगे कि सर इतना सारा फॉर्मूला क्या करे, कैसे याद होगा। मैंने कुछ नहीं याद रखना है, जो लिख दे रहे बस उतना ही याद रखना है, जो लिख दे रहे उसको याद रखना है। पीवी इज इक्वल टू 1, यही डायरेक्ट फॉर्मूला में क्वेश्चन होगा, MnU/RMS का स्क्वायर। एक इसको याद रखो, दूसरा क्या याद रखो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज याद रखो, काइनेटिक एनर्जी एवरेज याद रखो 3/2 nRT, ठीक है, 3/2 nRT। यहीं पे याद रखो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल का याद रखो 3/2 kT, और यहीं पे K इज इक्वल टू R/N। R का वैल्यू जूल में पुट करना, क्योंकि जूल में काइनेटिक एनर्जी प्राप्त होता है, ये याद रखना। तीसरा बात, तीसरा बात मेरे में अभी VRMS आया, V एवरेज आया, एकदम याद रखना इसको, इसके बिना तो आप सवाल नहीं बना पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। ये जो फॉर्मूला है महा इंपॉर्टेंट है, थर्ड पॉइंट महा 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 इंपॉर्टेंट। V एवरेज जो आएगा √2RT/m आएगा, 2RT/m आएगा। V मोस्ट गड़बड़ लीजिए, ये तो मोस्ट प्रोबेबल वाला है ना, 8RT/πm होगा, ये MP √2RT/m होगा। ये सब फॉर्मूला एकदम बिल्कुल आपके माइंड में होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके अलावा जो डेरिवेशन ये सब था ना, कुछ नहीं, उतना सा मतलब आज का क्लास का समराइज बोलो ना तो यही 3 तो पॉइंट पढ़ाए हैं, यही 3 तो पढ़ा है। तुमको सर इतना देर, 1.5 घंटा हो गया अभी तक ये 3 पॉइंट पढ़ाया। यस मेरे भाई, लेकिन सोचो कितना कॉन्सेप्चुअल पार्ट था, कितना ज्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। अच्छा मेरे में एक और बड़ा डेरिवेशन होता, उसको डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है, लास्ट ईयर हम कराए थे बच्चों को अपने, ठीक है, हम तुम लोग को नहीं कराना चाहते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला हम लिख देते हैं, कभी कभी टाइम मिलेगा तो कभी कर लेंगे उसका डेरिवेशन। मेरे पास बहुत अजम्पशन पर बेस्ड भी है, बुक्स पे आपको डेरिवेशन मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ढंग से नहीं किया गया है, ठीक है, बहुत ढंग से नहीं किया गया है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है मेरे को। हम करवाएंगे कभी टाइम मिलेगा तो, ठीक है। 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू यहाँ पर एन स्टार होता है, ठीक है, एन स्टार होता है। अब तुम कहोगे सर ये एन स्टार क्या है, ठीक है, ये एन स्टार क्या चीज है, ठीक है। सर 3 का सेकंड वाला 3RT है, अरे 8RT है, ये 8RT है। हाँ, ये एन स्टार जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है,
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है। आपको यूज पड़ेगा, आईआईटी में इससे एक बार सवाल आ चुका है। ठीक है, एन बाई वी है, नंबर एन इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इससे एक बार आईटी में सवाल आ गया, तुम बोलो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, नहीं 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 नहीं, वेवलेंथ नहीं, ये मीन फ्री पाथ है, याद है फ्यूजन डिफ्यूजन के दिन में पढ़ाए थे, इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे, लेकिन दूसरा बैच बहुत आगे हो गया है हम लोग से। ठीक है, इसीलिए हम इसको अभी नहीं कर सकते। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ नहीं मेरे भाई। तो चार फॉर्मूला बता, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सवाल आईआईटी जेई में या मेंस में शायद कहीं, या आईआईटी में, दोनों में से किसी में आया हुआ है। एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमको माइंड में फोटो है कि इससे क्वेश्चन आया है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है वही चीज को ऐसे लिखे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, इसी को बोला गया एन स्टार। ठीक है, एन स्टार बोला गया। हाँ, सिग्मा उग्मा भी तुम पूछ सकते हो कि सर सिग्मा क्या चीज है, एकदम बिल्कुल तुम्हारे माइंड में आएगा। ठीक है, सिग्मा का वैल्यू होता है 2r, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू वैसे पता चल जाएगा कुछ दिन के बाद, फिर से आएगा सिग्मा वाला तो बात आ जाएगा। सिग्मा इज इक्वल टू 2r होता है। ये रेडियस होता है मेरे भाई, क्या होता है, रेडियस होता है, इसको कॉलिजन डायामीटर बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कॉलिजन डायामीटर। ठीक है, खैर आपको लैम्डा 1/λ2 बात होगा, तो सिग्मा ही वाला से काम चलेगा, रेडियस निकालना होगा। ठीक है, कॉलिजन डायामीटर है वो सिग्मा, ये पढ़ाएंगे सिग्मा के बारे में, हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में आपके सामने, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन कर लेंगे हम लोग, सिग्मा का वो आएगा आपका, लेकिन इसको यूज कर लो अभी। ठीक है, लिख के रखो। हाँ, अब हम तुमको कुछ प्रश्न करा के इधर वाला आइडियल गैस वाला पार्ट को एंड अप करेंगे हम। ठीक है, तो यहां तक ये फॉर्मूला आपको हम रटने के लिए बोले हैं अभी के लिए, कभी ना कभी समझा देंगे इसको, मन करेगा तो, नहीं मन करेगा तो छोड़ देंगे। आ, चलो ठीक है, ये सारी बातें हो गई। मेरे भाई एक दो क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। लाइक मेरे भाई क्वेश्चन जेई में आया हुआ है, वही सब देंगे, थोड़ा सा तुम लोग को मिल जाएगा। वैसे क्या करो ना, सबसे ज्यादा वैल्यू, छोटा वैल्यू किसका है, वीएमपी का है। तो वीएमपी इज टू, उसके बाद वी एवरेज है, वी एवरेज है, उसके बाद वी आर एम। इसका रेशियो बताओ तो, इसका रेशियो क्या आएगा, कैलकुलेट नहीं करना, बस अंडर रूट में ही बता लेना, अंडर रूट पे ही बता देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाया तो गया। अंडर रूट में बताओ, तो वी एम पी जो है मेरे पास आर टी बाई एम सबसे कट जाएगा, तो रूट 2 एवरेज में 8/पाई आएगा, तुम कुछ पॉइंट में लिख सकते हो। ठीक है, हाँ, एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, बस यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसा आएगा ऑर्डर, ये सब समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन मेरे भाई हलवा चीज है, RT/M सबसे कट जाएगा, RT/M सबसे कट जाएगा। ठीक है, यहां तक किसी को रूट 2 √8/पाई √2 √c, हाँ अनुष्का सही है, बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, तो ये आएगा, ये क्वेश्चन बहुत फेमस है मेरे भाई, आपका CDPS में भी होगा हमको लगता है ऐसा। ठीक है, टेस्ट वेस्ट में भी आ जाएगा ये सब। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हुआ, मैं एक और क्वेश्चन देते हैं, अब क्वेश्चन ही बचा है, कुछ नहीं बचा है। ठीक है मेरे भाई, एफ वी एम पी मतलब जो FV था ना मेरे पास फंक्शन, एफ वी एम पी और डिवाइडेड बाय F2 VMP। तो जैसे FX की जगह पे F2X पुट करोगे तो क्या होगा, तो वो बताना है, इसका रेशियो बताओ। ठीक है, अच्छा लगेगा बना के, बहुत आसान काम है, वैल्यू नहीं निकालना है, क्या रेशियो आएगा वो बताना है बस, वैल्यूज पुट उट मत कर देना। नहीं, 1:4 नहीं आएगा, फंस गया आयुष, कुछ ई का पावर भी चलेगा, कुछ ई का पावर में भी आएगा।
आप लोगों का 12 तारीख को टेस्ट लगा हुआ था, हम देखे थे। 12 सितंबर को आप लोग का शायद टेस्ट होगा। आप लोग हमको आ गया, हमें टाइम टेबल आ चुका है। ठीक है, 12 अभी देख लेते हैं कि अपडेटेड शायद कुछ आया है, उसमें कुछ डेट चेंज है क्या? नहीं, वही सेम डेट है। 12/9/21 को आप लोग का टेस्ट है बाबू। कहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ है। और क्लासेस का नंबर भी जो आप लोग का इस वीक था वही वीक सेम नंबर ऑफ क्लासेस है। सेम डेज सब कुछ वैसा ही है मेरा। 4 4 क्लासेस है मेरा भी। बहुत ज्यादा है बाबू मेरा। चलो सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो अब तो तुम लोग को बोलना चाहिए, तुम लोग तो बोले थे उस दिन, हम सुने भी थे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। लेकिन सीपैट लगा हुआ है, ये टर्म टेस्ट नहीं लगा हुआ है। ठीक है। अब नहीं पता उसमें क्या होगा आप लोग का, मे भी हो सकता है उसमें सीपैट हो आप लोग का। ठीक है। नॉर्मल हो तो हो सकता है। अभी तो वैसा कुछ नहीं, लेकिन 12 तारीख को डेट लिखा हुआ है। अभी तो है, फिर भी कुछ नेक्स्ट वीक में होगा शायद। टाइम टेबल लेकिन हम लोग के पास में आ चुका है। तो क्लासेस का नंबर यही है जितना इस वीक में था, सेम नंबर ऑफ सेम डे, सेम सब कुछ सेम है। डिट्टो सेम। ठीक है। FVMP/F2VMP। ठीक है। अब ये सब तुम लोग MVG सर से डिस्कशन करो मेनली, वही कुछ कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो FVMP, तो F का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई? तो FVMP की जगह पे, सब जगह जो फॉर्मूला था अपना, कितना था मेरे भाई? क्या फॉर्मूला था अपना? स्टार्टिंग कहां से होता है मेरे भाई? स्टार्टिंग होता है 4 पाई M/2 पाई RT का पावर 3/2। यहां पर कोई वेलोसिटी वाला टर्म नहीं, तो कैंसल आउट हो जाएगा। इंटू V²। तो V² की जगह पे VMP का स्क्वायर। V² की जगह पे क्या पुट करेंगे? VMP का स्क्वायर। ठीक है। इंटू E का पावर -MV²। MV² की जगह पे VMP, MV² की जगह में, और 2RT वैसे ही रहेगा। F2VMP पुट करो, तो यहाँ पे ये सब तो सेम रहेगा। कांस्टेंट लिख दे रहे, के लिख दे रहे हैं। सीधा सीधा यहाँ पे 4VMP का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 2VMP पुट करोगे तो 4 आ जाएगा। और E का पावर क्या आ जाएगा? 4, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। 4MVMP का स्क्वायर/2RT आ जाएगा। तो कांस्टेंट वाला टर्म को रहे, दोनों का रेशियो ले लो। तो रेशियो क्या आ जाएगा? तो 4 पाई ये सब कट जाएगा, यहाँ पे VMP VMP कट जाएगा, तो 1/4 यहां से आएगा। 1/4 E का पावर माइनस माइनस MV², ये 4 है। 4 VMP² और 2RT ये सब भी आ रहा है। 2RT भी आ रहा है। तो क्या आएगा मेरे भाई? E का पावर, ये माइनस है, बाई 2RT, बाई 2RT। ठीक है। अब यहाँ पे अभी तुम्हारा सवाल नहीं बना, तुम्हें जो लग रहा है ना कि तुम्हारा सवाल बन गया, अभी आंसर नहीं आया है। हाँ, ये पुट करोगे तो 1/4 VMP का फॉर्मूला। VMP का फॉर्मूला क्या होता है? 2RT/M। अब पुट करो, ये 2RT कैंसल आउट करो, यहां से MM कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा E का पावर 3/4। फाइनल आंसर ये है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो बना लेना। एक दो प्रश्न और करेंगे। ठीक है, अच्छा लगेगा तुम्हें बना करके, तुम खुशियां मनाओगे। ठीक है। तो अभी हम दे रहे हैं एक दो क्वेश्चन और, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट देंगे। कॉन्सेप्ट मतलब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, हलवा हलवा। ठीक है, वैसा वाला। जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट घटते जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा नेट वेट तो खत्म नहीं होता होगा, क्योंकि ऐसा हम सुने कि चैम्प का जो वेबसाइट है आप लोग का, उसमें नेट जो होता है बहुत कम यूज होता है आप लोग का। MB बहुत कम यूज होता है।
ज्यादा क्लासेस लगने लगा है, स्कूल का भी क्लासेस है, तो हम ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, चलो मेरे भाई, ठीक है, ये सारी बातें हुई। मेरे भाई जो कर्व था अपना, अपना जो कर्व था, पीछे पेज दिखाए, एक सेकंड, लो देखो, जल्दी लिखो थोड़ा। हमें बताओ वीएमपी, वीआरएमएस, वी मोस्ट प्रोबेबल में सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ऑर्डर लिखना आप चैट में। बताओ वीआरएमएस, वीएमपी और वी एवरेज में सबसे बड़ा कौन है, फिर कौन है, फिर कौन है, ऑर्डर बताओ। 8/पाई, पाई का वैल्यू सोचना, कुछ 3.14 होता है। हाँ, सबसे बड़ा है आरएमएस, फिर एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल, यस। तो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं, वही वाला ग्राफ, वही वाला ग्राफ है, कोई नया ग्राफ नहीं है, वही ग्राफ को हम फिर से बनाएंगे। तो मेरे भाई इस वाले एक्सिस में वेलोसिटी था, और इस वाले एक्सिस में एफ वी बोलो या एन वी बोलो, बात बराबर ही, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट बात बराबर ही है। तो मेरे भाई यहाँ पे ये वाला लाइन तो सबको पता है ना, ये वाला लाइन किसका था, मोस्ट वीएमपी होगा। ये लाइन तो फिक्स है, ये मोस्ट प्रोबेबल वाला, जिसमें ज्यादा सारा मॉलिक्यूल्स होंगे, ज्यादा सारा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो सिंस आपको ये लाइन बिल्कुल अच्छे से पता है कि सबसे ज्यादा होता है वीआरएमएस, फिर वी एवरेज होता है, और उसके बाद वी मोस्ट प्रोबेबल होता है, यही ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा होता है वी आरएमएस, फिर होता है वी एवरेज, और सबसे कम होता है वी मोस्ट प्रोबेबल। तो हमको बताओ, वी एवरेज मोस्ट प्रोबेबल के राइट हैंड साइड में होगा या लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वी एवरेज लेफ्ट होगा कि राइट होगा, बस एल या आर लिखो जल्दी से, एल या आर लिखो जल्दी से, लेफ्ट साइड में होगा, शाबाश आयुष। राइट ज्यादा है एवरेज, तो मेरे भाई एक्स एक्सिस में वैल्यूज बढ़ता है, तो मेरे भाई ये वी एवरेज इधर लाई करेगा। और मेरे भाई यहाँ पे देखो इसका लाइन ग्रीन पेन से ग्रीन दिखला रहे हैं, ठीक है, वी एवरेज ग्रीन है वो ग्रीन, और मोस्ट आरएमएस और आगे होगा, इधर कुछ होगा आरएमएस, तो आरएमएस। तो मेरे भाई यहां पर अगर देखो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वी आरएमएस, number of molecules with average velocity, number of molecules with most probable velocity। तो नंबर्स में अगर बात करें तो जस्ट रिवर्स है, नंबर्स में जस्ट रिवर्स है, नंबर्स में जस्ट रिवर्स है। तो नंबर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा है, होना भी चाहिए मोस्ट प्रोबेबल का नंबर सबसे ज्यादा, ठीक है, नंबर्स ऑफ मोस्ट प्रोबेबल सबसे ज्यादा है। ऐसे मत लिखो यार, ऐसे लिखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एवरेज वेलोसिटी उसके बाद है, उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद आरएमएस है। कैसे पता चला, ग्राफ से देख के बताएं, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन ही है मेरे में, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में हम दिखला रहे हैं तुम्हें, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में दिखला रहे हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के फॉर्म में दिखला रहे हैं हम तुम्हें, ठीक है, ठीक है। आई होप ये लाइन क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम बात करने जा रहे हैं, अगला अगला चीज बात करने जा रहे हैं इसी में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ग्राफ में या कर्व में, क्या इफेक्ट होता है, कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा, तो वो हम बताने जा रहे हैं। मेरे पास दो कर्व बनाएंगे अभी, दो कर्व बनाएंगे, तो हमें बस इतना बता देना कि किस वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी वी है, और इस साइड में एक्स एक्सिस में वेलोसिटी भी, हम दो कर्व बनाएंगे आपके सामने, ठीक है। और आप हमें बताना, आप हमें बताना कि कौन सा
किसके लिए? पेन खत्म हो गया क्या? ये रहा एक कर्व और एक दूसरा कर्व है, एक दूसरा कर्व है ये, एक दूसरा कर्व ये है। ठीक है, हमको एक टेम्परेचर T1 में है, ये ब्लू वाला T1 टेम्परेचर में है और ये लाल वाला T2 टेम्परेचर में है। तो T2 बड़ा होगा कि T1 बड़ा होगा, बस इतना ही बता दो हमें, देखते हैं तुम लोग कितना दिमाग लगा पाता है। T2 बड़ा होगा कि T1 बड़ा होगा? तो आप लोग का टाइम से पहले आज क्लास ओवर हो जाएगा क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ। तो जवाब आ रहा है कि सर T2 बड़ा होगा। तो अदनान, आयुष, आयुष T1 बोला है। अच्छा अच्छा, क्यों हुआ T1 बड़ा या T2 बड़ा? कैसे तुम लोग सोचे, कैसे सोचे हो तुम लोग? मॉलिक्यूलर मास सेम है, सेम गैस है, एम सेम है, मॉलिक्यूलर मास सेम है, कांस्टेंट है बाबू। कैसे सोच रहा है तुम लोग? हाँ, मृणालिनी बोली इस फॉर्मूला सोचे, बिल्कुल सही है, मोस्ट प्रोबेबल से ही सोचना होता है। देखो क्या करो, इसका मोस्ट प्रोबेबल बना लो, इसको VMP1 बोल दो और इसका मोस्ट प्रोबेबल बता दो VMP2 बोल दो। अब देख लो VMP1 बड़ा है कि VMP2 बड़ा है, तो ये पता चल जाएगा कौन बड़ा है। ये कैसे पता चल जाएगा? तो ये दिख रहा है कर्व में ही अपने एक्स एक्सिस में बड़ा कौन है, VMP2 बड़ा है VMP1 से। और मेरे भाई VMP का फॉर्मूला में √2 RT/m होता है, जिसमें से टेम्परेचर ही वेरिएबल है, R तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरिएबल है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी मोस्ट प्रोबेबल भी बढ़ेगा, का वैल्यू बढ़ेगा। मोस्ट प्रोबेबल का वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी 2 का ज्यादा है, इसका मतलब T2 ग्रेटर देन T1। यहाँ पे कर लेना, जो कर्व बनाए थे इसमें T2 ग्रेटर देन T1 है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से वेरी कराए हैं। चलो ये वाला गलत हुआ तो हुआ, अगला जो हम देने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे, उसमें बताना, उसमें सही बताना सब कुछ। चलो ठीक है, ये गलत हो गया, आप सीख गए कैसे सोचते हैं। हमेशा मोस्ट प्रोबेबल से ही सोचना, हमेशा ऑलवेज थिंक फ्रॉम, ये याद रखना है। RMS ये सबसे मत सोच लेना। एक लाइन लिख देते हैं, always think from most probable velocity। हमेशा RMS से कभी मत सोचना, ग्राफ में देखने से नहीं होगा आयुष। ऐसे देखने सीखो। चलो अब इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास दिखला रहे हैं, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास का क्या हुआ? देखो तुम कहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये ब्लू वाला कर्व को T1 लिखे है, लाल वाला कर्व को T2 लिखे हैं। ब्लू वाला कर्व का VMP1 है, लाल वाले का VMP2 है। अच्छा से देखो, VMP2 ज्यादा है लाल वाले का। इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। राहुल का मत क्लास नहीं कर रहा है? क्या बात है, राहुल बहुत दिनों से एब्सेंट चल रहा है अचानक से, हमें उसकी बहुत याद आती है। अभी तक चार्ट हमें नहीं भेजा है। इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मेरे में वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद वेलोसिटी v और इधर v, ठीक है। ठीक है, अब देखो यहां पर, अरे मेरे भाई ब्लैक वाला पेन ही खत्म हो गया है। अब देखो, ये रहा एक कर्व और एक और लाल से कर्व, एक और, इस बार मॉलिक्यूलर टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, T कांस्टेंट। तो अब हमें बताओ कि ये M1 मास का है और ये M2 मास का है, तो हमें बताओ कौन M1 बड़ा है? ठीक है, आप उसके चार्ट अकेले नहीं छोड़िएगा। आप लोग कह रहे M1 बड़ा है, सब लोग M1 ही बोला तो हम भी देख लेते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी VMP1 और इसका VMP2 बोलो। तो MP1 और MP2
तो मेरे भाई हमें दिख रहा है कि MP2 बड़ा है VMP1 से, और VMP जो होता है ये होता है √2 RT/m। यहाँ पे मास वेरी कर रहा है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो इनवर्सली रिलेटेड तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा तो M1 कम। M1 ये M1 है, ये M2 है। तो ज्यादा कौन है? P2 ज्यादा है तो M1 ज्यादा। इसका मतलब M1 कम नहीं, M2 कम होगा। तो गड़बड़ हो जाता है, M1 ज्यादा होगा। यस, M1 ज्यादा होगा। तो यहाँ पर M1 ग्रेटर देन M2 है। यहाँ पर M1 ग्रेटर देन M2। ये 2 लिखे, ये 1 लिखे, इधर M1 M2 लिखे। 2 1 लिखना चाहिए था, 1 2 लिखिए। तो मेरे पास हो गया पूरा कॉन्सेप्ट। एक दो प्रश्न दे देते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, और फिर हम लोग खुशियां मनाएंगे। और रियल गैसेस यहीं पे आके खत्म हो जाता है। रियल गैसेस यहीं पे आगे खत्म हो जाता है। ये चैप्टर नहीं खत्म, गैसियस स्टेट का रियल गैसेस का पार्ट खत्म हो गया। नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग रियल गैसेस पढ़ेंगे। आइडियल गैस खत्म हुआ, आइडियल गैस खत्म हुआ। तो एक दो प्रश्न ले लो मेरे भाई, ठीक है। वही अभी जो कॉन्सेप्ट बताए ना, टेम्परेचर और मास वाला, उसी को तुमको रिलेट करना है, उसी को रिलेट करना है, ठीक है। अच्छा लगेगा तुम्हें बना करके, थोड़ा खुशी फील होगा। तो मेरे भाई एक इस टाइप का क्वेश्चन जेई में आ चुका है। ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं एकदम खुले में आएगा, जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो खुले में आएगा, ठीक है। बहुत गंदा कर्व बना है, 3 ठो कर्व है, अच्छा से बना लेना खूबसूरत से, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है। पहाड़ को ही दिखला देते हैं 1, एक ठो को 2, और इसको 3। तो आपको रिप्रेजेंट करना है इसमें से हीलियम कौन सा वाला है। हीलियम 1 है कि 2 है, SO2 कौन है, 1 है कि 2 है कि 3 है, और CH4 कौन है। हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये FV है, और इधर वेलोसिटी है। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो आपको बताना है कि 1 कौन है, 2 कौन है, और 3 कौन है इस कर्व में, किसका किसका है। पक्का? जिसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होता है सबसे कम, उसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा होगा, यही ना है। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, मृणालिनी को बोल रहे हैं हम, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा उसका मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी कम। हाँ, उल्टा लिखे, यस, यही हम बोलना चाहते थे। तो मेरे भाई ये 3 वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास हीलियम के लिए होगा, ये CH4 के लिए होगा, और ये SO2 का हो जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब है, ऑलमोस्ट सबका मुझे दिख रहा है सही जवाब है। तो मेरे भाई एक और प्रश्न ले लो, एक और प्रश्न ले लो। इस बार 2 वेरिएबल हम दे रहे हैं, इस बार 2 वेरिएबल दे रहे हैं, टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास दोनों, ठीक है। टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर मास दोनों हम दे रहे हैं वेरिएबल, ठीक है। टेम्परेचर ये 1 ग्राफ है, ये 2 ग्राफ है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से एक हीलियम का, इसमें से कोई ग्राफ है 300 केल्विन में, और एक कोई ग्राफ इसमें से CH4 का है 600 केल्विन में। तो आपको बताना है कि इसमें 1 वाला कौन है, 2 वाला कौन है। 1 वाला कौन है और 2 वाला कौन है। हमें बताना जल्दी थोड़ा।
1 हीलियम आप बोल रहे हैं, 2 CH4 बोल रहे हैं हम। हमें मेन आई तो उल्टा लग रहा है, लेकिन देखते हैं फिर भी। T/M टेम्परेचर मास दोनों ही इस पर वेरी कर रहा है, तो VMP का रेशियो निकाल लो। VMP हीलियम का निकाल लो और CH4 का निकालो, सबसे आसान पड़ेगा। अब इससे रिलेट कर लो किसका किसका कितना क्या, कौन ज्यादा कौन कम। तो √3 RT/M, 2 RT/M, 2 RT/M, 2 R टेम्परेचर 300 केल्विन है, बाई मास 4 लिख दो। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2RT 600 केल्विन बाई M16 लिख दो। तो 2R कैंसल आउट हो जाएगा, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, तो 2/2 1/√2 ऊपर चला जाएगा, तो ये √2 आ जाएगा। तो इसका मतलब हमें दिख रहा है कि हीलियम का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है। हीलियम का ज्यादा है तो 2 वाला हीलियम का होगा, ये वाला 2 वाला हीलियम का होगा, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, जो कि तुम लोग गलत बोल रहे थे। हीलियम का मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ज्यादा है, तो 2 और 1 वो वाला। सब कोई गलत है। नहीं, फलक का सही है और ऋषभ का सही है, मृणालिनी का गलत है, अनीशा का गड़बड़ है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किसी को ऐसा जिसको कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। ठीक है, टाइम भी हो गया, हम लोग यहीं पे लेक्चर को एंड अप करना चाहेंगे। और आज के लिए इतना ही। हम लोग का यहाँ पर आकर के आइडियल गैस खत्म हो जाता है। यहाँ पर आकर के आइडियल गैस खत्म हो जाता है, इसके अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप भी ज्यादा टेंशन नहीं ले, खुशियां मनाएं। ठीक है, और हम लोग फिर अब मिलेंगे। अब नेक्स्ट वीक में हो सकता है थर्सडे को, शायद मेरा 3:30 बजे, यानी फर्स्ट क्लास है, थर्सडे को मिलेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।